हमारे देश के पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? The way we are using social media. Politics is at its poorest now. अब आप अगर सेकुलर कह दो तो गालियां पड़ जाती हैं आपको सोशल मीडिया पर। यंग बच्चे जो एक किताब नहीं पढ़ी वो आपको गालियां दे देता है। मेक इट लार्ज है या लेट्स हैव गुड टाइम, सारे आईपीएल के प्लेयर करते हैं। इनको पता नहीं कि शराब की ऐड है। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? जी हैव माई आइडिया ऑफ इंडिया। प्रोग्रेस उस दिन मानी जाएगी जिस दिन 2 फैक्टर्स पे काम होगा। कौन से 2 फैक्टर? आपने जी हजूरी की बात करी, क्या ये आर्म फोर्सेस में भी है? जब यहाँ ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ यार, कुर्ते पजामे में ऑफिसर्स मेस से निकल लिए। हमने शेख हसीना के ऊपर सारे पत्ते खेल दिए, वो बड़ी गलती थी हमारी। जिंदगी दांव पे लगा दी अपनी। ये की जब देखी जाएगी, मर जाएंगे तो तिरंगे में चले जाएंगे, नहीं तो नाम कमा के। तो मैंने नाम देखे अपने साथियों के वहाँ पे कि देखो नाम पढ़ लो, ये कौन मरा था धर्म के लिए, ये देश के लिए मरे थे लोग, इन्होंने देश के लिए जान दी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। मेरा एंडेवर इस एपिसोड में और इस पॉडकास्ट में ये होता है कि जो चीज़ें स्कूल और कॉलेज नहीं सिखा सकता वो सिखाई जाएं, सामने लाई जाएं और इस फॉर्मेट में लाई जाएं जो रिलेटेबल हो। और जो एक चीज़ कभी कोई स्कूल नहीं सिखा सकता वो किसी और के एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस जो अपने आप में एक्सेप्शनल हैं, ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस जो अपने आप में इन्फेक्शियस एनर्जी रखते हैं, बहुत रेयर होते हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये भी सीखने को मिलता है कि क्या रेप्लिकेबल है, क्या नहीं है। मेरे आज के गेस्ट एक ऐसे इंसान हैं जिनका एनर्जी लेवल, मोटिवेशनल लेवल, ड्राइव, इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस इतनी हाई है कि ही इज़ ऑलमोस्ट लार्जर देन लाइफ। इनफैक्ट ही इज़ लार्जर देन लाइफ। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर जनरल यशमोर। एक बहुत इंस्पिरेशनल इंसान है। लीडरशिप, आप टॉक अबाउट ओपिनियंस, talk about anything, and he has that in abundance, and I want to take some of that energy in abundance and I want to distribute it. Therefore, let us get into that conversation. But before I do, I want to ask you that you should subscribe if you have not already done so, because it helps us and we feel good that you do. Thank you and all the best. A warm welcome to the show. और बहुत देर के इंतज़ार के बाद मौका मिला आपके साथ बैठने का। थैंक यू रवि। मैं भी देखा था जुलाई में हम वी गॉट इन टच और आज 2025 को में हम जनवरी में मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा मेरे को भी। सर मैं तो ऑलरेडी आपसे इंस्पायर्ड हूँ और बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑलरेडी इंस्पायर्ड हैं। बट सर आपका एक स्लोगन है जो बहुत ज़्यादा स्टिक करता है, 3CP। सर ये 3CP क्या है? ये मैं जब से एजुकेशन में तो आ गया अभी, बट जब मैं फ़ौज में था तब भी मैं अपने यंग ऑफिसर्स को, जवानों को बोलता था। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है यंग लोगों के लिए या मेरी उम्र के लोगों के लिए, अगर दिमाग ठंडा रखना है, बढ़िया काम करना है, अवॉइड 3 C's एंड a P। सो 3 C's आर क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा एंड पॉलिटिक्स। ये 4 चीज़ों से दूर रहो, जिंदगी बहुत बढ़िया रहती है एंड यू आर मोर प्रोडक्टिव। क्रिकेट ठीक है, मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, बट टाइम वेस्ट, पूरा दिन आप वेस्ट नहीं करते क्रिकेट। सिनेमा, आई लव गुड सिनेमा, बट ये नहीं कि सारा दिन बिंज वॉचिंग कर रहे हो। क्राइम, इतना क्राइम होता है, क्राइम स्टोरीज पढ़ पढ़ के कितना लोग क्राइम के शोज वही देखते रहते हैं पूरा, अगेन टाइम वेस्ट है। एंड पॉलिटिक्स, आपको पता है हमारे देश की पॉलिटिक्स किस स्टेज पे है, तो किसी को फॉलो करना मतलब आपने अपना दिमाग किसी के पास गिरवी रख दिया है। सो 3 C's एंड a P इफ यू अवॉइड, लाइफ बल्ले बल्ले। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत लोनली होती है। मेरे लाइफ के 2 पैशंस हैं। आई लव टू प्ले गेम्स, वीडियो गेम्स एंड इवन बोर्ड गेम्स, एंड आई लव टू लर्न, लव टू रीड। तो इन दोनों पैशंस को कंबाइन करके आई वांटेड टू मेक समथिंग जो कि गेमिफिकेशन के बेनिफिट्स लर्निंग को ट्रांसलेट करे। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आई हैव क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज अ पैशन प्रोजेक्ट ऑफ माइंड। आई हैव क्रिएटेड द यूपीएससी गेम। ये एक एक्चुअल फुल ब्लोन बोर्ड गेम है। इसमें इंडिया के मैप पे कुछ जर्नीज हैं जिसमें आपको एक एक स्टेप पे क्वेश्चंस का आंसर करके आगे बढ़ना होगा। जो प्लेयर लबासना मसूरी पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। इस गेम को खेलने के दौरान मजा भी आएगा, आप बहुत चीजें सीखोगे भी और बहुत चीजें आप याद कर लोगे इन द प्रोसेस। इस गेम की पूरी डिटेल्स आई विल शेयर विद यू अगर आप इंटरेस्टेड हो, और इफ यू फाइंड दिस इज इन्वोकिंग योर क्यूरियोसिटी आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स रिलेवेंट टू द गेम एंड देन यू कैन चेक इट आउट। आई होप यू हैव फन विद इट। थैंक यू। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको थोड़ा सा मैं अनपैक करना चाहता हूँ, समझना भी चाहता हूँ, अगर मुझे ठीक से समझ में आ रहा है तो। सर ये इट इज़ अबाउट फीडिंग योर माइंड द राइट न्यूट्रिशन, जो कि हमारे को नॉनसेंस मिल रही है सोशल मीडिया से और इधर उधर से। और सर ये जो है क्रिकेट, सिनेमा, ये इंसिडेंटली सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी है हमारे देश की। सर इसका क्या लिंक है और इन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे लोगों पे इम्पैक्ट करता है? आप क्यों इतना स्ट्रेस करते हो कि इसको हटा दिया जाए? मुझे समझ में आ गया कि हटाना चाहिए। नहीं हटाना, मैं आप समझो, देखो मैं सिनेमा का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं ये मानता हूँ हमारी सॉफ्ट पावर इज ड्रिवन बाय आवर मूवीज। सो
मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्री बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूं कि नौजवान लोग इतना टाइम नहीं लगा सकते कि आप सारा दिन टीवी चल रहा है, पिक्चर देख रहे हो या बिंज वॉचिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म, उस तरीके से मैं कह रहा हूं हमारे पास नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। बट अच्छा सिनेमा देखना, अच्छे सीरियल देखना इज ओके, और ये दुनिया भर में हमारी पिक्चरें बिकती भी हैं। सो वी नीड सिनेमा, बट हाउ मच टाइम यू हैव टू, वो आपने देखना है। क्रिकेट, यस, क्रिकेट नाउ बहुत बड़ा गेम हो गया, इनफैक्ट क्रिकेट की वजह से बाकी गेम बाद के बर्बाद हो गए हैं। और मुझे इन लोगों से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, शाम के टाइम या मैच के दौरान अपने तो पैसे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आईपीएल में, इसमें उसमें, लेकिन ये आपको कहता है मेक इट लार्ज, कि छोटा पेग मत लगाओ, बड़ा लगाओ। कोई कहता है अपना काम बंद कर दो, ड्रीम 11, फैंटेसी 11, लूडो खेल लो। कोई कहता है फोन करके, यार क्या कर रहा है, 1 रुपए में लूडो खेल ले, रम्मी खेल ले। तो देश की जनता को बहका रहे हैं, खुद पैसे कमा रहे हैं, फिर सारे के सारे ऐड देते हैं बिवरेजेस की, सारे आपकी सरोगेट। इनको पता नहीं क्या ये मेक इट लार्ज है या लेट्स हैव गुड टाइम, या वो क्या किंगफिशर की ऐड आती है, सारे आईपीएल के प्लेयर करते हैं, इनको पता नहीं कि शराब की ऐड है ये। या वो एक लेडी आती है, वो कहते हैं जी नाउ क्या वो अपनी बड़ी ब्रांड है एक लिकर की, इतनी ब्रांड्स हैं, सारी की सारी ये सबके सब एंडोर्स करते हैं इसको, और ये मैचेस के टाइम आती है। तो लोगों को एंकरेज करते हैं कि आप सोफा पे बैठो, पॉपकॉर्न और वो रखो और खोल लो और पियो और मैच देखो। दैट इज नॉट गुड फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री। तो क्रिकेट और सिनेमा को मैं इस तरीके से देखता हूँ। क्राइम, देश में पहले इतना क्राइम हो रहा है, तो कितना, मतलब अगर हम क्राइम को देखते हैं तो लोग उससे आइडिया भी लेते हैं, और दिमाग कहीं ना कहीं आपका अच्छी चीज़ों की बजाय जो है क्राइम स्टोरीज के बारे में सोचता है। तो अगेन माइंड सेट में आप एक नेगेटिव इनपुट देते जा रहे हो माइंड को, अगर बहुत क्राइम सीरियल्स देख रहे हो, क्राइम के शोज देख रहे हो, क्राइम को पढ़ रहे हो अखबार में। सो दैट्स व्हाई आई से स्पेशली फॉर द यंग पीपल, जिनके आगे जिंदगी में इतना कुछ करने को है रवि, अब सो इफ यू अवॉइड दीज 3 और थोड़ी थोड़ी मात्रा में लो, तो देन इट्स ओके, देन दैट इज व्हाई। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जमाना है तो सर इन्फ्लुएंसर्स का, सोशल मीडिया पे इधर उधर, वन कैन आर्ग्यू दैट इवन यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आई एम इन्फ्लुएंसर, बट ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस विल्ड कैसे होता है उससे फ़र्क पड़ता है। अब आपने वो इन्फ्लुएंस करा बिकॉज यू आर अ क्रिकेटर एंड यू आर वेरी फेमस, फिर आपने ऐड करा ड्रीम 11 का। ये सर आज तक किसी ने खुल के बात नहीं बोली है जो आप बोल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर यूथ की तरफ? देखो मेरे को रवि, मैं स्कूल में था जब प्रकाश पादुकोण ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन जीत के आया था, वो बहुत बड़ी बात थी। और मैं कॉलेज में था जब कपिल देव की टीम क्रिकेट जीत के आई थी वर्ल्ड कप, तब एक बार सुनील गावस्कर ने पहली बार एडिडास का कुछ उसकी पैंट पे लोगो था, उसके पीछे पड़ गया था क्रिकेट बोर्ड की, तूने एंडोर्समेंट तो नहीं कर रहा है। और प्रकाश पादुकोण, मुझे अभी भी याद है, दीपिका पादुकोण के फादर, उनको कोक की तब बोला यार तू ऐड कर दे, इसे नो, तब उसको 18-20 हज़ार रुपए मिले थे प्राइज मनी, मतलब मनी वॉज, देश में पैसा नहीं था, बट वो लोग एथिकल थे। आज आप किसी चीज की ऐड करा लो, इफ अच्छे पैसे दे दो, ये शराब की और ऑनलाइन गेमिंग की और गुटखा जुबान केसरी कर लो और इलायची खा लो, और ये सारे के सारे इस चीज़ में जो आपको सोडा के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पे, और सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है, एजेंसीज को पता है ये कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों से कईयों को मैं देखा है, बट मैंने कभी हाथ नहीं मिलाया इन लोगों से, इसी चीज़ की वजह से कि यार ये तो मेरे देश के युवाओं को फिटनेस पे क्यों नहीं कोई आता इनमें से कि जी डाइट क्या खानी चाहिए या प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, कोई नहीं बोलता हुआ मिलेगा। ये इनके पूरी इनकी प्रोजेक्शन ये है। कैपिटलिज्म का साइड इफेक्ट भी हो सकता है सर, जहाँ पर पैसे ज़्यादा हैं वहाँ पर, अब जैसे पान मसाला है जो पैटेंटली अनहेल्दी, टोबैको पैटेंटली अनहेल्दी, पर उसके सबसे बड़े बड़े स्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, पता नहीं अजय देवगन की भी ऐड है कि सब लोग पान सारे। और पता है क्या है रवि, इसमें समझो, जो वो ऐड दे रहा है ना, वो इलायची का या उसका दे रहा है, वो उस कंपनी का 1% रेवेन्यू है, उसी नाम का, उसी पैकेट का जो तंबाकू बेच रहा है ना। और मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ डालते हैं, और उसमें जो चीजें मिली होती है ना, पहला उसमें केमिकल होता है जो पहले आपकी ये अंदर की सबसे, जिन्होंने बॉक्सिंग की उनको पता है अंदर कितना जल्दी कटता है, सबसे सॉफ्ट पोर्शन आपके लिप्स के अंदर होता है, गाल वगैरह में होता है, एक पंच लगे तो अंदर से खून निकल जाता है। वहां पे सबसे पहले छेद होता है, जिससे कि जब आप तंबाकू लो तो ब्लड स्ट्रीम में जल्दी जाए, कैंसर, मतलब। और कौन खा रहा है? गरीब बिक रहा है। आप सड़क पे कहीं जाओ, आपको ये पैकेट ही पैकेट मिलेंगे 5 रुपए के, 10 रुपए के। तो हमने अपने देश की गरीब जनता के साथ, जिसके ये मैच देखते हैं, सबसे बड़ा
खिलवाड़ है ये, और इस पे कोई लीडर बात नहीं करता है, बट मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बिकॉज आई एम इन्फ्लुएंसर बट आई एम अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर फॉर यूथ। दैट इज ट्रू। तो मैं इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता हूँ। सर ये हो गया क्रिकेट और सिनेमा, अब आते हैं पॉलिटिक्स पे। हाँ। सर आपके हिसाब से हमारे देश के पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है द वे वी आर यूजिंग सोशल मीडिया। जिस तरीके से हमारा मीडिया, कम से कम बहुत साल पहले तक तो हमारा टेलीविज़न मीडिया, इंग्लिश न्यूज़ चैनल थोड़े बहुत ठीक ठाक थे, एक न्यूट्रल सा वो था, पर्सपेक्टिव था, अखबार पढ़ते थे। अब जो है इतनी ज़्यादा बिग प्लेयर्स हैव कम इनटू दिस, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास टीवी चैनल खरीदे हुए हैं। उनको दिन में फ़ोन आया था भी आपने क्या न्यूज़ चलानी है, जो काम की न्यूज़ है। रवि, कोई स्कूल की बात नहीं करता है। स्कूलों की अभी स्टडी आई है ना, पिछले 3-4 दिन से सब कवर कर रहे हैं, मैं भी अपने न्यूज़ एनालिसिस में कवर करता हूँ कि हम ना करोड़ों बच्चे इलिटरेट पैदा कर रहे हैं, करोड़ों कंप्यूटर इलिटरेट पैदा कर रहे हैं। 9 लाख करीब स्कूल हैं इस देश में जहां एक टीचर है। कभी नहीं इस पे बहस होती है। गरीबी पे कभी बहस नहीं होती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कभी बहस नहीं होती है। रोड एक्सीडेंट्स पे मैं बहुत बात करता हूँ। वी लूज मोर पीपल ऑन रोड एक्सीडेंट्स इन द वर्ल्ड। अकेला हिंदुस्तान एक तरफ है, पूरी दुनिया एक तरफ। हम इतने लोग तो कभी नहीं उग्रवादियों ने मारे जितने हम एक दिन में रोड पे मार देते हैं अपने इंसान। तो हमारा ना पॉलिटिक्स ने पूरा का पूरा एक ये फीड करते जा रहे हैं दिमाग को, एक वो कर दिया कि ये रील देखते जाओ, और एक उन्माद सा खड़ा कर दिया है। सो पॉलिटिक्स इज एट इट्स पुअरेस्ट नाउ व्हाट आई सी। पॉलिटिकल पार्लियामेंट के हम डिबेट देखते थे जब हम ग्रो अप कर रहे थे, और अगले दिन अखबार में पढ़ते थे, और एक बड़ी डिग्निटी। मैं एक बात कहता हूँ, ये आपके विपक्षी हैं, आपके दुश्मन नहीं है, और वो देशद्रोही नहीं है, वो भी देश की प्रगति चाहता है जो अपोजिशन में है। और पार्लियामेंट चलाना ट्रेजरी बेंच का काम है भाई, अपोजिशन का काम नहीं। अपोजिशन का मतलब ही अपोज करना, हर चीज को खप डालना। सो जो डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ये बड़ा दुख की बात है। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत शर्म आएगी पढ़ने में कि क्या बातें होती थी पार्लियामेंट में, किस टाइप के जिक्र होते थे, किस टाइप का। पुरानी आप डिबेट्स देखिए जरा पार्लियामेंट की, ऑन रिकॉर्ड है। तो वो कहीं ना कहीं हम लूज कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स से भी यंग जनरेशन को कोशिश करनी चाहिए किसी आइडियोलॉजी के साथ ना आइडेंटिफाई करें, तो अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग। सर इंडिपेंडेंट थिंकिंग से मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? विच वे डू यू लीन, डू यू नॉट लीन इन एनी वे? क्या सोचते हैं सर आप इसके बारे में? मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है माई आइडिया ऑफ इंडिया। मेरा जो आइडिया ऑफ इंडिया का है, जो एक फौजी परिवार में पैदा हुआ, गाँव में पैदा हुआ, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई करी, फौज में आ गया, और फिर तकरीबन 40 साल फौज में रहा, और फौज के अपने देश के हर इलाके में नौकरी करी। आज भी सर आप देश की सेवा ही कर रहे हैं। देश की सेवा कर रहे हैं, एग्जैक्टली। आई टेक इट लाइक दैट। आई एम इन आउट ऑफ यूनिफॉर्म, आई एम डूइंग मच मोर देन व्हाट आई डिड इन। आई बिलीव दैट। तो मेरा आइडिया ऑफ इंडिया वो है, मेरी वो आइडियोलॉजी है भी। मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ ये सुन के हमने एकता में अनेकता, भारत कितने रंगों का देश है, एक गुलदस्ता कितना खूबसूरत है, हमने ये ऐड देखी है, हमने किताबों में पढ़ा है। हम प्रेमचंद को पढ़ा, हमने बुल्ले शाह को पढ़ा, हमने नायक को पढ़ा, हमने बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ा, हमने मीराबाई को पढ़ा, हमने कबीर को पढ़ा, हमने सूरदास को पढ़ा, हमने गुरु गोविंद सिंह के श्लोक पढ़े, वहाँ चैतन्य महाप्रभु को पढ़ा, विवेकानंद को पढ़ा। तो मैं तो दिस इज व्हाट आई ग्रू विद। बट अब आप अगर सेकुलर कह दो तो गालियां पड़ जाती हैं आपको सोशल मीडिया पर। यंग बच्चे जो एक किताब नहीं पढ़ी वो आपको गालियां दे देता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का काफी हाथ है, जो दिमाग खराब हो रहा है नौजवानों का। सर आई होप इट इज टेम्पररी। Well, sir, perhaps it's not, because with that period, that critical period when they get influenced, I think lasts for a lifetime, which is exactly जो आप भी बता रहे थे कि जो इन्फ्लुएंस आप पे हुआ, उसी की वजह से आपका एथिकल इतना स्ट्रांग है आज की डेट में। सर आपके हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्टीज तो नहीं मैं बोलूँगा, आइडियोलॉजीज में बोलूँगा, डू यू थिंक दैट दे आर टेकिंग अस टुवर्ड्स प्रोग्रेस? बिकॉज इंडिया की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो तो इम्प्रूव होती दिख रही है। Do you think that is happening? Are we going up as a nation or down as a nation? देखो रवि, हमारे पास डाउन जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा ना। मैं तो कहता हूँ 15 अगस्त 1947 से हम अप ही गए हैं, पीछे कब गए? वी हैव टेकन सेटबैक्स। मैंने वो दौर देखा है, पंजाब जल रहा था, कश्मीर जल रहा था, नॉर्थ ईस्ट जल रहा था, हम सियाचिन में लड़ रहे थे, हम श्रीलंका में लड़ रहे थे, हम मालदीव्स में गए हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, मैंने सब देखा है। उस दौर से निकल के हमने बहुत तरक्की करी है। और मैं ये मानता हूँ, देखो जो कुर्सी पे बैठा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कल जो है
अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उससे पहले राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, एवरीबडी ट्राइज टू डू समथिंग फॉर द नेशन। और ये 140 करोड़ का देश आगे ही जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता है। बट क्या जैसी हमारी तरक्की होनी चाहिए वैसी हो रही है? अनफॉर्चुनेटली नो, बिकॉज ये रीजन बताऊंगा, क्योंकि हमारा काफी जो प्रोग्रेस मॉडल है ना, ट्रिकल मेथड पे, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी, आप तो इकोनॉमिस्ट मेरे से ज्यादा समझते हो। मैंने तो पंजाबी में इकोनॉमिक्स पढ़ी है। तो ट्रिकल डाउन मेथड बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि फेल हो गया, फेल होता है। हमारा बॉटम सब कहाँ है, जो महात्मा गांधी जी कहते रहे कि गांव को डेवलप करो देश डेवलप होगा। वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में, बट पता नहीं हुआ, चले नहीं। अब तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स की जो तमन्ना थी, या जिस टाइप की देश ने जो स्ट्रगल करके हम निकले अंग्रेजों से, उससे शायद हम उतना फायदा नहीं उठा पाए, बट वी आर स्टिल प्रोग्रेसिंग। आई एम स्टिल होपफुल, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, तभी इतना काम कर पाते हैं। एंड आई स्टिल बिलीव कि वी विल कंटिन्यू टू प्रोग्रेस, बट और हमारे को प्रोग्रेस चाहिए। और प्रोग्रेस किस चीज में? सुपर पावर नहीं बनना भाई। हमने प्रोग्रेस करनी है, हर आदमी के पास 2 जून की रोटी हो, हर बच्चे को एक न्यूट्रिशियस खाना मिले। अब देखो ना मैल न्यूट्रिशन कितना है, गरीबी गुर्बत कितनी है, नजर नहीं आती हमारे को, क्योंकि हमारा कवर नहीं करता मीडिया उसको। बट आप और मैं अखबार पढ़ते हैं, हम गांव देहात में घूमते हैं। तो प्रोग्रेस उस दिन मानी जाएगी जिस दिन 2 फैक्टर्स पे काम होगा। अब पूछो कौन से 2 फैक्टर है? कौन से 2 फैक्टर? गांव का प्राइमरी स्कूल, जहां आज भी कंप्यूटर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, टॉयलेट नहीं है, टीचर नहीं है, और गांव का प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है ही नहीं। इन 2 चीजों में जिस दिन हम वर्ल्ड लेवल के बन जाएंगे, लोग अपने आप सैल्यूट मारेंगे, विकसित हो गए, विश्व गुरु हो गए, सब बन जाएंगे। वी हैव टू वर्क देयर। तो गांव की तरफ जो है हमारा ध्यान, और इन 2 चीजों पे, हेल्थ एंड एजुकेशन, इस पे अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट स्पेंडिंग इनफ मनी। सर, मोदी जी करते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और इस पे भी बहुत है, मेडिकल, इस पे भी बहुत रिफॉर्म्स करने की कोशिश तो करते हैं, बट व्हाई डू यू थिंक इट डजंट वर्क? देखो, बहुत उम्मीद थी जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने स्वच्छता की, कितनी पहली बार किसी ने स्वच्छता अभियान की, यस, आर वी क्लीन डाउन द लाइन, बट बढ़िया, बट नहीं ना, हमने नहीं पिकअप की वो चीज़। जब देश के लीडर ने बोला स्वच्छ कर दो भारत को, नहीं हुआ, अब गंदगी बढ़ती जा रही है। आप शहरों का हाल देख लो, गांव में मैं जाता हूँ ना रवि, मेरे को रोना आता है जब मैं अपने गांव जाता हूँ जहाँ मैं पैदा हूँ। तालाब ना काले हो चुके हैं गांव की, तो आपको मैं दशा नहीं बता सकता हूँ जो गांव की हालत है। शहरों की हम देखते हैं अखबार में, बट गांव में बहुत बुरा हाल है एज फार एज वाटर बॉडीज एंड क्लीनलीनेस इज कंसर्न। तो वो नहीं हुई। और रिफॉर्म जो हम चाहते थे, हमारे जो बड़े जो रिफॉर्म हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं कर पाए हम पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर पाए हम। अरे थानेदार से अभी भी वो वैसे ही कूटता है गरीब आदमी को जो जैसे पहले कूटता था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या है हमारे? सो आई थिंक वी रियली मिस द बस। वी हैड मैंडेट था, बट अच्छी लीडरशिप थी, कर सकते थे, हम कर सकते थे, नहीं कर पाए। आगे मुझे कोई ऐसा मुझे विजनरी लीडर चाहिए जो कि देश में इन चीज़ों की तरफ जो, अब भी वही कानून है सारे के सारे लॉज, यू आर अवेयर, आप सिविल सर्विस, हाउ इज आवर पुलिस वर्किंग? कब मिस्टर प्रकाश सिंह ने याचिका लगाई थी पुलिस रिफॉर्म्स की, खुद डीजीपी रिटायर हुए हैं। अब मैं कुछ दिन पहले उनसे मिला, मैंने कहा सर आपने इतने साल मुहिम चलाई, बट कहते यार क्या करें। सेम इज जो IAS ऑफिसर्स सोशल मीडिया में हमारी तरह बात करते हैं, वो उनका गला सूख गया, कहते हुए यार रिफॉर्म्स लाओ, हर जगह IAS बैठा हुआ है। सो समवेयर इस पूरी की पूरी व्यवस्था को जकड़ दिया गया इस तरीके से कि हम ना ये जंजीरों को तोड़ नहीं पा रहा है वतन, और जब तक ये जंजीरें नहीं टूटेंगी बहुत मुश्किल है प्रोग्रेस करना। जैसी प्रोग्रेस चाहिए हो रही है, बट और अच्छी होनी चाहिए। सर, पॉलिटिक्स से हम आ गए सिविल सर्विसेज पे ऑटोमेटिकली, तो इसमें कौन से रिफॉर्म देखना चाहते हैं आप एग्जैक्टली? यार देखो, जितना मैंने ज्वाइन करते हैं बड़े लायक बच्चे ज्वाइन करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। और खैर कुछ तो अब तो जो पता चला है पीछे केसेस, तो बड़ा शर्म की बात है कि मतलब दैट इज रियली एग ऑन आवर फेस कि यूपीएससी में भी लोग धांधलेबाजी करके, नकली सर्टिफिकेट करके, बट चलो वो मैं मानता हूँ 1% है, 99% बड़ी मेहनत करके, बड़ी फाइट करके आते हैं ऑफिसर काडर में। बट 3-4 साल में देखते नहीं यार, यहाँ पैशन नीचे, यहाँ चाहिए आप जी हजूरी कैसे कर सको, किसी मिनिस्टर किसी के साथ लपक लो, उसकी पूंछ बन के आगे निकलते जाओ। ऐसा काडर ले लो जहाँ अच्छी अपॉइंटमेंट्स मिले, दिल्ली में रहो या चंडीगढ़ रहो, बढ़िया शहरों में रहो, क्यों रूरल एरिया में जाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है दे हैव
पावर सेंटर्स के आसपास जो है घूमने, और यही पुलिस वालों का हाल हो गया। पहले पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग करते थे, धक्के खाते थे नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में। अब यू विल नॉट फाइंड एन आईपीएस, वो सीधा पैराशूट होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, और ये बाकी लॉ एंड ऑर्डर। तो समवेयर आई फील दीज टू सर्विसेज, स्पेशली आईएएस वाज द स्टील केज ऑफ इंडिया, बट स्टील केज रस्ट हो चुका है अभी। इसको मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है, लैटरल एंट्री जो प्राइम मिनिस्टर करना चाहते थे, बट इतना वो हुआ, वो हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी मंशा से हम स्कीम लाते हैं, बट कहीं ना कहीं जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है कुछ ना कुछ। सर लैटरल एंट्री पे अभी यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, उस नोटिफिकेशन पे इतना बवाल हुआ, हाँ मुझे पता है, कि वो वो वापस करनी पड़ी। उसमें सर मैंने एक बनाया, उसका हैड कवर्ड इट इन अ वीडियो, मतलब आई वाज जस्ट अघास्ट एट द होल आइडिया कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो टेक्निकल पोस्ट थी सर सारी। हाँ बिल्कुल, हाईली टेक्निकल, वो सही था। और वो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी करवा रहा था, वो तो रिक्वेजिशन थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, मेरे को स्पेशलिस्ट चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का, एरोस्पेस का, तो उसको हायरिंग के लिए उन्होंने रिक्वेजिशन दी, और उसको रिजर्वेशन के नाम पे या किसी अलग अलग, इट वाज स्ट्रक डाउन, इट मेक्स नो सेंस। एब्सोल्युटली। और हर जगह चाहिए एक्सपर्ट रवि, हमें हर जगह। फौज में क्यों नहीं आते एक्सपर्ट्स फॉर ऑन इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस? इतनी साइंस बढ़ गई है, वो एनडीए वाला नहीं कर सकता भाई, उसका अपना काम है। सो इवन देयर इवन इन द मिलिट्री at certain stage we need people to come for 2 years, contribute and go back. So you are a supporter of lateral entry completely? Absolutely. In every service we need lateral entry. Come for 2 years, 3 years, 4 years, permanent आने मत आओ। Agreed. प्रॉब्लम हमारे परमानेंट में चिपक के रहना चाहते हैं हम, बस फिर क्यों से पर्क्स हैं, प्रिविलेज हैं, टाइप 6 हाउस, टाइप 7 हाउस, 1 गाड़ी 2 गाड़ी, ये वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरी भी यही एक्सपीरियंस रही सिविल सर्विसेज में कि एक बार आपको मिल जाती है चीज़, तो आपका सारी एनर्जी लग जाती है उसको कंजर्व करने बस कि ऊपर कैसे पहुंचूं, और ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ज़्यादा है सर, कि ये मेरे से छूटे नहीं। हाँ, क्योंकि मेरी सारी आइडेंटिटी वो बन गई है, और हर कोई मेरे को इज्जत भी उससे वजह से देता है, मुझे फ़ोन भी उसी की वजह से आते हैं, और अगर मैं ये रहूँगा नहीं तो मैं हूँ कौन। बिल्कुल। एंड आई हैड टू फेस दिस fear when I was quitting the services, and that's the question, if you are not assistant commissioner, deputy commissioner, then who are you? Who is Ravi Kapoor? And that had to be, it was a good question because it had to be crafted from scratch, and apparently it is still being crafted, but ऐसा कुछ नहीं था सर जो लगता था, अगर सोसाइटी का ज़्यादा हो जाता है, and but the effect and the pressure of these jobs and not quitting is very much there. एंटाइटलमेंट इज़ देयर। तो सर जो आपने जी हजूरी की बात करी, जो सिविल सर्विसेज में हमको पता है कि होती है, कॉलोनियल माइंडसेट भी है, क्या ये आर्म फोर्सेज में भी है? उसी मात्रा में है, या मतलब सीनियर रैंक्स में काफ़ी है, और ये हमारी इंडियन मेंटालिटी भी है, ये झुक के बात करना। अब बॉडी लैंग्वेज देखो, मैं सबसे पहले पिक्चर्स देखता हूँ, मैं कमेंट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। बॉडी लैंग्वेज देखो आप जरा, पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने खड़े कैसे होते हैं। आप पुराने लीडर्स देखो, अब पुरानी पिक्चरें, स्टिल फोटोज देखो 65 की, 71 की, या कहीं प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कोई जलसा ब्रीफ कर रहा है, तब की बॉडी लैंग्वेज जरा बड़ा फर्क पड़ गया। अब जी हजूरी, टिमिडिटी, ये जो है, एंड इससे हम इससे इनकार नहीं कर सकते। ये पुलिस में है, सिविल सर्विसेज में है, और ये अब अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री का हिस्सा भी है। पर सर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो इसके सामने आएगा वो ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी तो होना ही चाहिए, 100% होनी चाहिए। मेरे से तो रवि बहुत ही बच्चे सवाल पूछते हैं लाइव में ऐसे कि सर ये रिटायर्ड चीफ को डिफेंस मिनिस्टर बना दो, एक दिन फौजी रूल ला दो। मैं कहता भाई रहने दे, फौजी इस काबिल नहीं है। और मैं बहुत बार बड़े जगह लोगों को कह चुका हूँ, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, जहां फौजी को आपने दिया बर्बादी है। फौजी कैन नॉट रूल, फौजी नहीं एडमिनिस्ट्रेट कर सकता। उसका काम वो है जिस चीज के लिए उसको सेलेक्ट किया, उसको ट्रेनिंग दिया, यू डू दैट जॉब। सो we must always have a civilian defense minister. We must always be under a civilian defense secretary. I have no issues with that. इसमें कौन डाउट कर रहा है? हर डेमोक्रेसी, अमेरिका में नहीं है क्या, यूके में नहीं है क्या? तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी डोंट वांट मिलिट्री टू बी सुपीरियर टू देम। नो, मिलिट्री हैज इट्स रोल, बट उसके अंदर आपके पास बहुत फ्रीडम है अगर आप उसको यूज करो। कोई आपको इंटरफेयर नहीं करता है ऑपरेशंस के अंदर। कोई पॉलिटिशियन नहीं बताता भी ऐसे ऑपरेशन करो, यहाँ फोर्सेस क्या डिप्लॉय करनी है, कैसे ट्रेनिंग करनी है। दैट इज योर स्फीयर, उसमें काम करो आप अच्छे से। सर ये जी हुजूरी वाली टेंडेंसी क्या आप जुडिशरी में भी देखते हैं? यार जुडिशरी पे क्या बोलें, जुडिशरी का भी जैसे अभी कई जजेस की स्टेटमेंट्स, बड़ी शर्म की बात है।
कैसे लोग जुडिशरी में आ रहे हैं? आई थिंक जुडिशियल रिफॉर्म सबसे पहले लगाओ, पहले इनको ठीक करो, क्योंकि वो आम आदमी अदालत के आगे खड़ा है। सबसे खराब हालत मुझे लोअर जुडिशरी, इवन सीनियर जुडिशरी, इवन हाई कोर्ट, पीछे क्या स्टेटमेंट एक जज ने दी, उनको तलब किया था यहाँ, मतलब अपने देश की माइनॉरिटी के बारे में अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं हैरान हूँ, आप कहाँ पढ़े हैं, किस माहौल में रहे हैं? तो आई थिंक ऑल दिस डिपार्टमेंट्स नीड मेजर शेकअप. But sir, how do you think this will actually happen? Who will come to do you think a leader can do this? Do you think we can do it from YouTube, social media? Do you think something else needs to happen, an educational reform? Exactly कैसे होगा सर? आई डोंट नो रवि, मुझे पता नहीं कैसे होगा, बट इसमें सबका साथ चाहिए, सब लोग भी, लीडरशिप भी, और खुद अंदर से सिस्टम से भी लोग उभर के आने चाहिए. अगर एक टीएन सेशन आ सकता है, दोबारा क्यों नहीं बनाया तुमने कोई टीएन सेशन? एक बना ना वो, जब उससे पूछा यार तुम तो आईएएस ऑफिसर थे भाई, अब सडनली यू आर, कहता आई वाज वेटिंग फॉर अ डे व्हेन आई विल कम ऑन टॉप एंड रिफाइन द सिस्टम. सो व्हेन डिड वी, उसके बाद आप एक आईएएस ऑफिसर का मुझे नाम दो. पुलिस ऑफिसर रहे हैं, मैं मानता हूं, कई ऑफिसर्स रहे हैं जिन्होंने कोशिश किया रिफाइन करने, मिलिट्री में भी रहे हैं, ग्रेट मिलिट्री लीडर्स जिनके साथ मैंने नौकरी करी है, लगता था यार इनके साथ लड़ाई में जाए, बट दे आर फार इन बिटवीन, एंड वो बड़ी जल्दी हाशिए पे जाके बेचारे निकल जाते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है, दे आर आउट ऑफ द सिस्टम वेरी क्विकली. सो इसमें लोगों का भी चाहिए, मिडिल क्लास को भी बोलना चाहिए, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, आप और मेरी तरह जो समाज का हिस्सा भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सर्विस भी करके आए हैं, हमें भी बोलना चाहिए. तो तब जाके होगा ये. दिस इज ऑल ऑफ ए नेशन अप्रोच, अकेला कोई नहीं कर सकता, बट हाँ विल चाहिए, ऊपर विल चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप की विल. पॉलिटिकल लीडरशिप सर, विल और हम सब की जो एक कलेक्टिव विल की बात अगर हम करें, इंडिया ने अपने नेबरहुड में कुछ इम्पैक्ट करे और कुछ बहुत गलतियां भी करी. स्टार्टिंग विद बांग्लादेश सर, मैंने आपका वो रिसेंट वीडियो के बारे में सुना, आपने बहुत अच्छे से बोला, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, बांग्लादेश के लोगों ने आपको कमेंट दे दे के धन्यवाद करा, आपकी अप्रिसिएशन करी. क्या है सर आपका टेक उस पूरी सिचुएशन पे? देखो मैं 1 साल रहा हूँ वहाँ, और बड़े इम्प्रेशनेबल एज में था. आई वॉज अ लेफ्टिनेंट कर्नल. अच्छा, ठीक है, तो मैं सीओ बनने वाला था, मेरी तकरीबन 18-19 साल सर्विस थी, तो मतलब आई वॉज एट अ लेवल वेयर आई अंडरस्टूड. उससे पहले मैंने यूएन में भी बांग्लादेश के साथ काम किया था, मोजाम्बिक में एज ए कैप्टन. तो ये मौका मुझे मिला, तो मैं वहाँ 1 साल रहा, मैंने पूरा देश देखा, लोगों से, सिविलियन से भी इंटरेक्ट किया, आर्मी के साथ भी इंटरेक्ट किया. तो वहाँ क्या है, दे आर वेरी वार्म, वेरी हॉस्पिटेबल, एंड दे आर ग्रेटफुल फॉर जो भारत ने किया उनके लिए. हमने उनकी लिबरेशन वॉर में सपोर्ट किया, बट ये कहना कि हमने तुम्हें लिबरेट किया गलत है भाई. ये मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं पूरा नैरेटिव हमारे यहाँ से कि हमने कर दिया, प्रिजनर ले लिए, और हम मुक्ति बाहिनी, मुक्ति जोधार, लोकल लोग जो हमारे साथ थे उनका नाम नहीं लेते. ये मुझे सबसे पहले वहाँ जाके महसूस हुआ, जब मैंने वो बैटलफील्ड्स देखी, वो मैंने जगह देखी कि यार अगर बांग्लादेश के लोग हमारे साथ नहीं होते तो वो 35,000 पाकिस्तानी ढाका में थे उस दिन, हम 3,000 लोग थे. अब मैच करके देखो कितने साल लगेंगे अगर इफ देयर वाज एक्चुअली अ फाइट फॉर ढाका, राइट, it would have been very difficult, almost impossible. So people were so fed up of Pakistan army, and they guided us. We went behind enemy lines. Or then we have people like Jan Sagat Singh and whole of a nation again. Everybody was there कि यार कुछ बड़ा करना है वहाँ पे, वो हो पाया. But local लोगों का बड़ा रोल रहा है इसके अंदर. And I have met officers जिन्होंने अपनी यूनिट कहाँ डेजर्ट की, पाकिस्तान में थे. They were posted to Frontier Force, Punjab Regiment, some armored regiment in West Pakistan. जब यहाँ ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ, यार कुर्ते पजामे में ऑफिसर्स मेस से निकल लिए, पैदल दे क्रॉस्ड इनटू इंडियन बॉर्डर. ये मुक्ति योद्धा थे. फिर दे वेंट देयर एंड फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी. हम उनका कहीं नाम नहीं लेते. आई मेट सम ऑफ देम. फिर बहुत से यंग लोग जो है इंडिया क्रॉस करे, हमने इनकी ट्रेनिंग, हमने कमीशन करते थे हम ऑफिसर्स को 3-3 महीने की ट्रेनिंग देके. दे यूज्ड टू गो बैक एंड फाइट, एंड द वे दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस यूनिट्स. तो उनके जो है, उनका बड़ा रोल रहा हमको गाइड करने में, हमारे साथ सपोर्ट करने में, एंड लोकल लोगों का. सो आई फील कि हमें वहाँ पर ये तो एक पार्ट है, हिस्टोरिकल पार्ट है, विच आई वांट टू टेल द ऑडियंस. वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द लोकल्स. एब्सोल्युटली. एंड उनके जो फाइटर्स, जो सर्विंग पीपल थे, जो यूनिट्स को डेजर्ट करके आए हुए थे, भगोड़े थे अपनी पाकिस्तान की नजरों में अगर देखा जाए. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. अपनी यूनिफॉर्म वो करके अपने देश की आज़ादी में, पता नहीं मारे जाओगे क्या होगा, मिले तब पता नहीं था किसी को आज़ादी, बांग्लादेश लिबरेट होगा या नहीं होगा. बिल्कुल. सो दे डिड दिस. अब दूसरी चीज़ क्या है
देखो बांग्लादेश को अगर नक्शा देखो, भारत ने ऐसे आलिंगन में लिया हुआ है, जी हाँ, तो नॉर्मल है हमारे और उनकी तू में रहेगी। एनक्लेव्स का प्रॉब्लम है, कितने 3 बीघा कॉरिडोर का कितने ही प्रॉब्लम है, काफ़ी सॉल्व हो गए। एंड सो कुछ भी होता है इंडिया को ब्लेम करना नॉर्मल है, जी हाँ, नॉर्मल है। तो वी शुड हैव अ लार्ज हार्ट टू एक्सेप्ट कि भी हाँ वो लोग कहेंगे। एक इंडिया बैशिंग इज नॉर्मल। और किसको बैश करेगा? पाकिस्तान को तो बैश करके भगा दिया, अब चाइना को बैश करेगा वो, या रशिया को बैश करेगा, इंडिया को बैश करेगा, अमेरिका को करेगा। इन्फ्लुएंशियल पावर है, बट वी शुड रिमेन कनेक्टेड। तो इसमें ना रवि, हमने एक जो मुझे लगा कि हमने शेख हसीना के ऊपर सारे पत्ते खेल दिए, वो बड़ी गलती थी हमारी। एंड ये ट्रेंड पिछले कई सालों से नजर आ रहा था। लास्ट इलेक्शन तो टोटली नजर आ रहा था। यार डेमोक्रेसी में विदाउट अपोजिशन क्या इलेक्शन होगा आपका? एंड अमेरिका वाज वार्निंग, दे वर टेलिंग अस आल्सो भी तुम अच्छे दोस्त हो, तुम भी देख लो ये इलेक्शन। बट वी समहाउ, आई डोंट नो आई शुड होम टू ब्लेम फॉर दिस। एंड हमें तब पता लगा, एंड मैं रोज ट्रेंड देख रहा हूँ, 100 बच्चे मर गए, 200 मर गए, कितने बच्चों को वहाँ स्नाइपर फायरिंग से आर्मी और पुलिस ने, ये तो तब जब बहुत बच्चे इस एजिटेशन में, स्टूडेंट एजिटेशन में मारे गए। एंड द आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले कहा मैडम को या किसी को, भाई अब हम फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता मैं। दे रियलाइज द ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड स्वेल अगेंस्ट द रेजीम। तो वो हमें भी देख लेना चाहिए था, हम नहीं देख पाए, वो शेख हसीना भी नहीं देख पाई क्योंकि एडवाइजर से जो भी उनकी वो थी, एंड भागना पड़ा वहाँ से। तो नाउ वी हैव हर हियर एंड वी हैव एंटी इंडिया स्टांस देयर, और यहाँ से भी हमारा नैरेटिव काफ़ी कुछ नेगेटिव रहा है एटलीस्ट शुरू के महीनों में जी। सो मेरा ये कहना है कि जो भी है प्रॉब्लम्स है इंडिया बांग्लादेश की, माइनॉरिटीज़ का इशू है और इश्यूज है, सब कुछ है, बट स्टिल वी मस्ट सेंड द मैसेज इज कि वी आर विद पीपल ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया विल नॉट बैक आउट। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम है, वो हम करते रहेंगे उनके साथ मिलके, बिकॉज हम एक अच्छे नेबर को खो नहीं सकते इस चीज़ में। सर वहाँ पर जो अभी लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, उनका कैसा स्टैंड है? और इज इट वायबल टू थिंक कि पाकिस्तान उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है? उनको डायरेक्टली करने की तो ज़रूरत है नहीं। अब लीडरशिप जो ओवरली फ्रेंडली थी इंडिया को, वो भी अब है नहीं, तो क्या वो अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करेंगे? और क्या इस पे चिंतित होना चाहिए हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को? या देखो, मुझे लगता है डिफेंस टू डिफेंस आर टाइज आर वेरी गुड विद बांग्लादेश। ये लोगों को पता नहीं है कि हमारे यूट्यूबर पता नहीं क्या क्या फैलाते रहते हैं। 3 बार बांग्लादेश के आर्मी चीफ भारत में आके पासिंग आउट परेड में सैल्यूट लिया उन्होंने। 2017 में बांग्लादेश के आर्मी चीफ IMA की पासिंग आउट में चीफ गेस्ट थे, मैं एलओ था, मैं उनके साथ था 4-5 दिन। हमारे जनरल पांडे गए उनकी सैल्यूट लेने। तो हमारे हर नेवल चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ की बायलैटरल ट्रैवल होता है एक दूसरे कंट्री में। ये हायर लेवल की बता रहा हूँ। लोअर लेवल पे जूनियर कमांड कोर्स, सीनियर कमांड, स्टाफ कॉलेज, NDC, दुनिया भर के कोर्सेज में हम ऑफिसर्स को एक्सचेंज करते हैं। पीछे तो हमने बांग्लादेश के बहुत से लोगों को हमारे मैकेनाइज्ड और जो स्पेशल कोई कोर्स मांगते हैं, वी ऑफर, चलो 100 जवान भेज दो, हम ट्रेनिंग दे देंगे। तो हमारा ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है एंड आर्मी टू आर्मी वी कैन रियली वर्क। एंड इस केस में डिफेंस डिप्लोमेसी कैन एक्चुअली कैरी अस फॉरवर्ड, कैन टेक अस थ्रू। सर डिफेंस डिप्लोमेसी क्या होती है? डिफेंस डिप्लोमेसी होती है डिफेंस टू डिफेंस, योर टाइज आर सो गुड, आपस में आप बात करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, बहुत से एक्सरसाइजेस, यूनिट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। जैसे आप बांग्लादेश के पास समझ लो 100 टैंक है और वो है, अब वो टैंकों को कहाँ करेगा? वो रिपेयर फैसिलिटी तो बना नहीं सकता, इट्स सो कॉस्टली। उसकी मेंटेन हम कर दें, उनकी गन्स को हम कर दें मेंटेन, उनको एम्यूनिशन चाहिए स्मॉल आर्म्स का ट्रेनिंग के लिए हम दे सकते हैं, हमारे पास इतना वो है। वो पाकिस्तान से क्यों ले, चाइना से क्यों ले? तो डिफेंस डिप्लोमेसी, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, अरे हम इतना स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, उनकी टीमों को क्यों नहीं हम ट्रेन करते? बांग्लादेश की हॉकी टीम, एथलेटिक्स टीम, बॉक्सिंग टीम, बोलो फोन करके यार अपने बॉक्सर्स को भेजो इंडिया में, हमारे ASI पूना में। मैंने बहुत ज़बरदस्त सजेशन दिया अपनी लाइफ में इन चीज़ों पे, विच वेयर वी कैन रीच आउट टू दिस स्मॉल कंट्रीज। ये हर चीज़ नहीं बना सकते, हमारे पास सारा कुछ है, इतनी बड़ी फौज है, इतनी फैसिलिटी है, हम रोइंग की दे सकते हैं, बॉक्सिंग की दे सकते हैं, हॉकी, फुटबॉल, जो मर्जी ट्रेनिंग करा लो हमारे पास। सर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी मुझे। पहले डिफेंस डिप्लोमेसी पे आपने मुझे बताया था कि बांग्लादेश के बहुत सारे ऑफिसर्स पाकिस्तान जाते हैं ट्रेनिंग करने।
जाते हैं, डिफेंस डिप्लोमेसी वो भी करते हैं। वो भी करते हैं जबरदस्त। वो नेपाल के भी ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, श्रीलंका के भी करते हैं, बांग्लादेश के भी करते हैं, पाकिस्तान में। हाँ, और बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं उनको वहाँ। मतलब मैंने कई वीडियो देखी है, मतलब मैं हैरान हूँ। सो दे आर डूइंग द बेस्ट टू ट्रीट दिस गाइज विद लॉट ऑफ रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट एंड अच्छा अलाउंस देके इनको बड़ा वीआईपी ट्रीट करते हैं। बट सर आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की जो लोकल पॉपुलेशन है और बांग्लादेश की लोकल पॉपुलेशन है, वो सॉफ्ट पावर का एलिमेंट आ जाता है? हाँ, हमारे से ज़्यादा अफिनिटी है उनकी। अरे हमारे, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर हमारे ये एकता कपूर के सीरियल मैंने नहीं देखे होंगे, पूरा बांग्लादेश देखता था। सास भी बहू थी, कसौटी, पता नहीं क्या क्या सीरियल चलते थे। बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, किसी को हिंदी, बच्चे हिंदी बोल रहे हैं हमारा टीवी देख देख के। वहाँ पे हमारी ऐड, वहाँ पूरा सौरव गांगुली और ये हमारे एक्ट्रेस वगैरह, इनकी सबकी वहाँ पे पिक्चरें, कल्ट फिगर है वहाँ पे इंडिया का। हर चीज लुक एट इंडिया की, भारत इतना है, वहाँ ये वहाँ, उसको हमें एक्सप्लॉइट करना है। सॉफ्ट पावर को, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को, कल्चरल रिलेशंस को, स्पोर्ट्स रिलेशंस को, उनको नहीं हमने कभी भी। एंड मिलिट्री टू मिलिट्रीज ना आपस में बहुत समझते एक दूसरे को। फौजी ना 2 मिनट में किसी देश के 10 फौजी बैठा दो, वो 2 मिनट में एक भाषा बात करना शुरू कर देंगे, बिकॉज आर ट्रेनिंग, आर माइंड सेट। पॉलिटिशियंस अलग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स एंड आपके जो ये डिप्लोमेट्स अलग सोचते हैं, बट फौजी बड़े सिंपल होते हैं, वो बड़ा एक दूसरे के साथ। सो आई थिंक वी कैन रियली डू दैट। सर सॉफ्ट पावर हम किसी और देश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जो नहीं करनी, जैसे फॉर इंस्टेंस प्राइम कैंडिडेट आई थिंक कि श्रीलंका, जिसके साथ नहीं करी गई बट अफिनिटी काफ़ी अच्छी खासी है। और नेपाल के साथ तमिल का इशू है, वहाँ जाके हम ना, हमारी टेप रुक जाती है थोड़ा सा। वी मस्ट मूव बियॉन्ड तमिल इश्यूज टू अदर इशू है भी, इतना नहीं। अभी हम इस बार स्टेटमेंट थी जो, उसमें तमिल का नाम ही नहीं था, आपने नोटिस किया होगा। देयर इज नॉट अ वर्ड ऑफ तमिल वेलफेयर या इश्यूज का, जो भी उनके नए प्रेसिडेंट आए थे। बिल्कुल ना, तो हाँ, सो आई थिंक वी हैव मूव फॉरवर्ड। यस, बट एज फार एज डिफेंस डिप्लोमेसी इज कंसर्न्ड, चाइना इज डूइंग इट वेरी वेल इन श्रीलंका। एवरीवेयर पर्टिकुलरली अराउंड इंडिया, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हम कहते हैं। तो सर उसके उनके पास तो चलो रिसोर्सेज भी हैं, वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कर लेते हैं, बड़ा कुछ कर लेते हैं। उनको जवाब देने के लिए क्या है हमारे पास? हमें किस लिए जवाब देना चाइना को? मुझे समझ नहीं आता हम क्यों कम्पीट कर रहे हैं चाइना से। हमें रियलाइज करना चाहिए हमारी पावर क्या, हमारी स्ट्रेंथ क्या, एंड वर्क ऑन दैट। उनकी डीप पॉकेट्स हैं, हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है और टेक्नोलॉजिकली हेवी इकोनॉमी है। उनकी पीएलए के ट्रांसफॉर्मेशन को हम पढ़ ही नहीं पाते हैं कि पीएलए कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हमें आइडिया ही नहीं है। पीएलए एयरफोर्स, पीएलए नेवी, पीएलए आर्मी, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। दे हैव द रिसोर्सेज, वो अलग कहानी है चाइना की। बट हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। हम पोर्ट्स नहीं बना सकते किसी के, हवाई जहाज नहीं किसी को लोन पे दे सकते, छोटा मोटा दे सकते हैं। वी कैन बी फ्रेंड इन नीड कि भाई तुम्हारे साइक्लोन आएगा, तुम्हें दवाई चाहिएगी, तुम्हारे लोगों को ट्रैवल फ्री वीज़ा दे दो, बुजुर्गों को मतलब जो है ना इजी कर दो आना जाना, टूरिज्म को बढ़ावा दे दो। ये चीज़ आई थिंक वी मस्ट वर्क ऑन लैंग्वेज, एथनिसिटी, वो हमारी स्ट्रेंथ है। उस पे काम करेंगे, उसमें बहुत स्कोप है काम करने का। सॉफ्ट पावर है, अरे इतने ट्रांजिट पॉइंट खोलो आप, एंड अच्छी पॉलिसी, सिंपल पॉलिसी रखो कि इफ यू आर 70 ईयर्स एंड अबव, आपने कलकत्ता जाना है, लगाया वीजा बॉर्डर पे कि बुजुर्ग आओ जनाब, क्या बात है, आ जाओ कलकत्ता 5 दिन 7 दिन शॉपिंग करो, अपना टेस्ट कराओ हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर। हमारे तो समवेयर मुझे लगता है कई जो हमारे डिप्लोमेट्स का वही बात है, दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा होना चाहिए सर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऐसा करेंगे तो मिसयूज तो होगा ही थोड़ा बहुत। मतलब मिसयूज, और हमारे यहाँ बड़ा हम यूज कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए वी हैव टू बी रियली बोल्ड स्टेप्स वी मस्ट टेक एंड यूज द स्फीयर इन विच वी आर गुड, नॉट कम्पीट विद चाइना। हम हथियार नहीं दे सकते किसी को, बट उनके हथियार मेंटेन करने में मदद दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं सस्ते में अच्छे तरीके से। यूजिंग what we have to our advantage. Say I want to go to sir Kashmir, the issue there, big issue जो कि बहुत देर से चल रहा है, और अभी ऐसा लग रहा था कि जब एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370 की तो वो इशू शायद ख़त्म हो गया, बट ख़त्म तो नहीं हुआ है सर। लोकल अनरेस्ट भी है, वायलेंस में स्पर्ट आ गया है, अब नई पॉलिटिकल लीडरशिप है, और देयर इज़ अनदर डिसेंटिंग वॉइस विच इज सेइंग कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को हटा दो, 370 को वापस ले आओ। व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन सर? देखो, कश्मीर ओवरऑल अगर देखा जाए काफ़ी मिस हैंडल किया है हमने, और अलग अलग सरकारों ने किया, तो मैं किसी के ऊपर वो नहीं करूँगा। मैंने मेरी ज़िंदगी में मैं 3 टेन्योर मैंने किए हैं, कश्मीर वादी में भी रहा हूँ, कोकरनाग, अनंतनाग, वहाँ
मैंने बहुत काम किया है। जी सर। पुंछ राजौरी में ऐसे यंग ऑफिसर रहा हूँ, और फिर ये सांबा, विजयपुर, अखनूर, छमजौड़ियाँ, ये जम्मू का सेक्टर, आरएसपुरा सेक्टर, यहाँ पर भी मैंने काफ़ी बॉर्डर पे, एलसी पे काम किया है। सर। तो सब तरह के लोगों से आप समझ लो मेरा राफ्ता रहा है, और मैं समझता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ उसके बारे में। देखो, हमें एक चीज़ रवि पहचाननी चाहिए, जिंगोइज्म, रेटोरिक, पार्टी पॉलिटिक्स से छोड़ के, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन है कश्मीर में? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पीपल ऑफ कश्मीर। भाई, आज तक काइनेटिक मीन से कोई समस्या दुनिया में हल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होगी। 30 साल क्या, 30 साल और लगा देना। वी हैव टू समहाउ फाइंड वेज एंड मीन्स ऑफ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, वी मस्ट रिकंसाइल। ठीक है, हमने हटाया, अच्छी बात है, उस टाइम हमने मैचोइज्म दिखा दिया दुनिया को, बड़ी अच्छी बात है। बट नाउ वो चीफ मिनिस्टर लेम डक चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली का बंदा एलजी है, उसके पास सारी पावर है। कौन आईएएस आईपीएस सुनेगा? आप दिल्ली का हाल देख लो, और वही हाल वहां पे होगा भैया धीरे धीरे। व्हाई आर वी नॉट मेकिंग इट बैक टू अ स्टेट? ये ह्यूमिलिएशन नहीं है क्या कि आपने कितने बड़े स्टेट को, बॉर्डर स्टेट को, दुनिया की निगाहें उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया? अच्छा हुआ इलेक्शन हुए, अच्छे इलेक्शन हुए। 3 साल आपने इंटरनेट बंद रखा हुआ, तो अब आप जो है एक वो कलेक्टिव पनिशमेंट की तरह था वो उस टाइम था। बट नाउ एनीवे, लेट अस फॉरगेट। हम सोचते हैं आगे हमें यही करना है, नौजवानों को एड्रेस करना है इश्यूज। लेट द चीफ मिनिस्टर वर्क, इफ ही फेल्स ही विल लूज द नेक्स्ट इलेक्शन ना। पॉलिटिशियन का तो यही होता है भाई, दे हैव टू डिलीवर और दे विल बी किक्ड आउट बाय द पीपल। और जो गवर्नर और आईएएस आईपीएस को तो अपनी तो पोजीशन सही है, अपना तो वापस चले जाएंगे राजभवन छोड़ के, या अपना ट्रांसफर हो जाएगी वापस। सो इट मस्ट बी मेड इनटू अ स्टेट, एंड वी मस्ट टेक पीपल ऑफ ऑल टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज और दिस थिंग इन कश्मीर। अब बड़ी अच्छी चीज़ है, ट्रेन जाने वाली है डायरेक्ट, और टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। वहाँ के यूथ को जो प्लेन ऑफ इंडिया में जिस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, कई जगह शॉल बेचने वालों को हिमाचल में और हरियाणा में बेइज्जती कर देते हैं, कश्मीरी बच्चों को क्रिकेट मैच में पिटाई कर देते हैं। तो हमारा जो नैरेटिव है ना, ये टीवी पे रात को 9 बजे, इसको कोई बंद कर सकता है क्या? इसको बंद करोगे तो सही आवाज़ जाएगी वहाँ। फिर हमारे पॉलिटिशियंस को अच्छी आवाज़ में बात करनी चाहिए। तो ये हम लोकल पॉलिटिक्स का जो है असर वहाँ पे होता है। तो वी हैव टू गो ऑल आउट टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स। और मैंने इस चीज़ पे, मेरे को लगता है लोग बहुत अच्छे हैं, और जो फेंस पे है उसको हम अपना बना सकते हैं। जो अक्रॉस द फेंस है, मतलब जो एंटी इंडिया, वो भी आ जाएगा। कहाँ जाएगा? उसके बच्चों को जॉब मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, लाइट जलेगी, तो क्यों जाएगा वो जनरेशन चली जाएगी वो जनरेशन। वेट, हमारे पास तो पेशेंस की, हमारा तो ये कैरेक्टर है, वी कैन वेट, हमारे को कोई जल्दी नहीं है। सर, आपको पीओके के बारे में क्या लगता है? क्या अभी वापस आएगा? आना चाहिए कि पेशेंटली वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यार, ये स्टंट है इलेक्शन का। अब वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे, वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम व्हाट इट वाज। ठीक है, इसकी बात करना पॉलिटिकल रैली में अलग बात है, बट कोई कहे फोर्स के साथ, मैंने कई बार कहा है कि मिलिटरीली अगर करोगे ले लेंगे, लेकिन आप 20 साल पीछे चले जाओगे। लड़ने का हमारे पास अब, वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। और क्या कर लोगे लेके, क्या कर लोगे ये? सो वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। वी मस्ट रियलाइज कि हम 75 साल से बॉर्डर पे बैठे हैं, 75 साल से आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट। कितने साल और बैठेंगे? क्या कोई हम जरिया निकाल सकते हैं? दोनों गरीब देश हैं, एंड वी आर मच बिगर, एंड वी हैव द विल पावर, वी हैव एवरीथिंग। हम किस बात का हमें वो है? तो मुझे लगता है कि अगेन इसमें सबको मिलके, ये भी होल ऑफ ए नेशन अप्रोच चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट करना चाहेगी, अपोजिशन कहेगा ये तो एंटी नेशनल हो गए, ये सबसे बड़ी वो लगती है। तो ये इशू हमारे यहाँ, तो यू नीड विजनरी लीडरशिप, एंड कभी ना कभी, या नेक्स्ट जनरेशन तो करेगी, नेक्स्ट जनरेशन को तो करना पड़ेगा। कितने साल तक हम इन मुद्दों पे चलते रहेंगे? ये तो मुझे लगता है ये पीओके का नॉन इशू है, एटलीस्ट मिलिट्री में तो हम डिस्कस करते नहीं हैं। सर, मैं एक पंजाब के जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, वो वहाँ पे क्राइम कवर करते हैं, तो ही कवर्स ऑल दी गैंग्स एंड दी ISI स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑल्सो, सपोजिडली व्हाटएवर, एंड I got to realize that there is a sentiment, serious sentiment about integration of Pakistan and India. मुझे तो ये आइडिया absurd लगता था स्टार्टिंग में, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, बट अपेरेंटली ये है। लोग सोचते हैं कि इस बॉर्डर खत्म कर दो, लेट द कंट्रीज बी इंटीग्रेटेड। इज दैट इवन अ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी? इट कैन नेवर हैपन। नो, देखो, कभी भी नेवर नहीं कहना चाहिए, बट हमारी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज और दूर होते जा रहे हैं। कोशिश क्या है? अगर आप और मैं बैठ के कहीं, यार
सपना देखे हमारे वो गांव थे, हमारा वो था, हम इकट्ठे हो जाएं, भाई भाई थे, अच्छा लगता है, बहुत रोमांटिक लगता है, बट एफर्ट क्या हुआ है? अब तुम बात ही नहीं करते हैं पाकिस्तान से, जबकि कोई फायरिंग नहीं एलसी पे, एलसी इज क्वाइट। क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं सर। और अभी मौका था क्रिकेट खेलने का उनके साथ, और वी आर अ बिग कंट्री। वही वाली बात आ गई कि अगर उनके 2-4 यहाँ आगे खेलने या कोई गाना गाने, हमारे को क्या हुआ है? हमारे लोग उनके सीरियल देखते हैं, वो हमारी पिक्चरें देखते हैं। और मैं तो पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ, उनके मेस में पिक्चरें ही हिंदी चलती हैं। वो तो देयर एनामर्ड स्टार डस्ट जो है, हम देखते नहीं धेले की, हम कहते हैं ऑफिसर मेस में किसने ये फिल्म मैगजीन सब्सक्राइब कर लिया, वो सब्सक्राइब, वो गॉट दिस, थ्रो दिस अवे, यू शुड हैव। वो पाकिस्तान के मैसेज में हमारी सारी फिल्मी मैगजीनें वहां जाती हैं। अच्छा, तो आई डोंट नो, वी नीड थोड़ा और बड़ा दिमाग, बड़े दिल से। सर एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है बड़े दिमाग वाले पे, आपने कहा होल ऑफ नेशन अप्रोच, जो कि आपके हर बात में उसकी एक झलक है, बट सर आपको एक्चुअली में इतना ऑप्टिमिज्म है डेमोक्रेसी पे कि एक चीज़ पे इतने सारे लोग, 150 करोड़ लोग की मेजॉरिटी अग्री कर सकेगी? देखो, मेजॉरिटी अपने आप लाइन में आ जाती है अगर टॉप लीडरशिप मिल जाए। पहले क्या था, जब बड़े मुद्दे देश के सामने आए, 71 वॉर हुआ है ना, और अटल बिहारी वाजपेयी को किसने भेजा यूएन में जाके भारत का वो बात करने को? हैरान हो गए पाकिस्तानी कि यार ये अपोजिशन लीडर बुलाया हुआ। पहले ये थी, बैठते थे, चाय पीते थे, एक दूसरे घर आना जाना था, एक दूसरे के पर्सनल अटैक नहीं करते थे कि कहते यार इलेक्शन में लड़ लेंगे, फिर बैठ के काम करते थे। इवन इलेक्शन जो जहाँ सिलेक्शन होता है अपॉइंटमेंट्स का, इतनी एक्रीमनी नहीं थी, मान जाते थे यार, अब बुला लिया, चाय पे बुला लिया, बात कर ली, स्पीकर ने, या कोई ना कोई होता था फ्लोर मैनेज करना, या दोनों की तरफ से कोई ना कोई सेट करके। वो अब नजर नहीं आ रहा है। तो अब तो बहुत मुश्किल है। तो लीडर्स अगर मिल जाएंगे, बात करेंगे, अगर देश पे विपदा आएगी तो क्या अपोजिशन साथ नहीं होगा गवर्नमेंट के? फॉरेन पॉलिसी पे वी आर ऑलवेज वन, फॉरेन पॉलिसी पे वी ऑलवेज बीन वन, बट यू हैव टू शेयर इट विद देम, यू हैव टू टॉक टू देम। अब कई चीजों पे जब उनसे बात की, अपोजिशन ने चूं भी नहीं कही। बांग्लादेश इशू पे अपोजिशन ने बिल्कुल नहीं कुछ कहा, राइट, क्योंकि एमईए ने जाके या उनको बुलाया, उनको बता दिया भाई ये सिचुएशन है, कंसेंसस बनाया। बिल्कुल। सो वी मस्ट बिल्ड कंसेंसस, दिस कंट्री इज रन ऑन कंसेंसस, और ये हम शुरू से देखते हैं पंडित नेहरू के जमाने से। तो कंसेंसस बनाओ, अक्रॉस द आइल बात करो लोगों से, कोई दुश्मन नहीं है आपका, सिर्फ इलेक्शन का प्रतिरोधी है, दुश्मन नहीं है आपका। वो भी भलाई चाहता है, वो दूसरे तरीके से चाहता है। तो ये बड़ा जरूरी है, और ये जब पार्लियामेंट में होगा तो गलियों में नजर आएगा। अब गलियों में और शहरों में, त्योहारों में क्या हाल हो गया। अब बड़ा अजीब लगता है कि आज शाम को त्योहार है भाई, शाम को क्या वीडियो देखने के मिलेंगी। सो ये वहां से स्टार्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये हम लूज कर रहे हैं, ये हमारी सॉफ्ट पावर को। ये बाकी लोग भी देख रहे हैं विदेश में कि भारत में लोग किस प्रकार का क्या हो रहा है। सो देयर आई थिंक कि वी नीड लीडरशिप एंड ऑल ऑफ अस टू ब्रिज दिस गैप। सर आपकी हर बात में एक पैटर्न दिख रहा है मुझे आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस में, आपके सजेशंस में, आप जो काम कर रहे हैं उसमें, आपकी अप्रोच में, इवन समथिंग विच यू हैड मेंशन्ड अबाउट लीडरशिप इन द आर्मी, एंड दैट एलिमेंट, इफ आई कैन पिन पॉइंट इट, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आर फोकस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ, आप एक स्ट्रेटेजिक लेवल की, मेटा लेवल की पॉलिसी की बात करते ही नहीं, ना आप उसमें विश्वास रखते हैं। आप कहते हैं कि लोगों के माइंड पे जाके उसके इम्पैक्ट करो, उसके मन में, and have that personal impact. Whether if you are a nation, then have that impact through soft power. If you are a person consuming social media, make sure that your impact is correct on their minds. And that is the common theme running through it. But sir, in this theme, एक assumption है जो मुझे लगता है आप बहुत optimistic हो about human nature. Frankly, मैं इतना optimistic नहीं हूँ। मुझे लगता है greed, malice, jealousy, लेजीनेस आर फंडामेंटल टू ह्यूमन नेचर, एंड जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम है बुरी से। डू यू अग्री विद दिस, और डू यू थिंक दैट ओवरऑल ह्यूमैनिटी इज मोर ड्रिवन टुवर्ड्स पॉजिटिविटी? नहीं, मैं ही मानता हूँ कि अदरवाइज कोई चॉइस भी नहीं है ना, कोई चॉइस भी नहीं है। अगर मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम भी अगर नेगेटिव बात करने लगे, जो कहाँ गांव से लेके यहाँ तक, मैं इसीलिए आई ऑलवेज से ना, माय सेकंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। अब मेरा दायित्व है भाई, ये मैं वो गांव का सिपाही का लड़का अगर 2 स्टार जनरल बन सकता है, इसका मतलब मेरा समाज, मेरी फौज, मेरे देश में मौका दिया ना मेरे को। सो नाउ आई कांट बिकम पेसिमिस्टिक। सो आई सी लॉट ऑफ पीपल पेसिमिस्टिक फार्मर इश्यूज पे, इस इशू पे। मैं क्यों पेसिमिस्टिक, तुम तो फायदा उठा के यहाँ तक आ गए, अब तुम्हें सारा खराब लग रहा है, अब तुम सोचो मार दो, काट दो, इस टाइप की भाषा, क्या हो गया तुमको यार?
मेजॉरिटी नहीं जी ये हो जाएगा, वहाँ देख लो, मैं क्या प्रॉब्लम है। सो पीपल कैन बी ड्रिवन बाय गुड मैसेज। एंड अब आप हमारा पुराना जाके देखो, आप सिखिज्म को पढ़ लो, आप विवेकानंद को पढ़ लो, आप कबीर को पढ़ लो, कैसे लाखों लोग उनको फॉलो। महात्मा गांधी, तब कौन सोशल मीडिया था, कौन सा टीवी था, रेडियो था कहीं कहीं, लेकिन जब गांधी को पूरा देश जानता था, गांव का बच्चा बच्चा जानता था गांधी है। कैसे जानते थे भाई, वो कैमरा लेके तो चलते नहीं थे, उनको कैसे जानता था पूरा देश? मैसेज हैड गॉन वायरल, इट हैड गॉन वायरल सुन सुन के। तो आई स्टिल बिलीव कि अच्छा लीडर, अच्छा एक जो है समाज को आगे ले जाने वाले लोगों की कमी है, और लोग फटाफट आ जाते हैं, फटाफट अच्छी बात सबको अच्छी लगती है। तो ये बातें तो बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम पे करना ही है। पॉजिटिविटी आपको लगता है कि विल गेन एक्चुअल ट्रैक्शन रादर देन सेंसेशनलिज्म, वेदर इट इज इन पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंशियल और व्हाटएवर। चॉइस भी नहीं है ना हमारे पास कोई, वी हैव नो चॉइस, वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर इंडिया, फॉर आवर सोसाइटी, फॉर द वे वी मूव फॉरवर्ड। It's a very different point of view, because I always thought that people had a choice and they chose the negativity because it appears to be more rewarding for them. ये जो 9 बजे जो प्राइम टाइम चलता है सर, वो सारा का सारा सेंसेशनलिज्म पे ही चलता है, टीआरपी रेटिंग्स पे चलता है। द होल लॉजिक इज दैट ओनली। किसको पड़ी है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो कंटेंट बना, कोई दिखेगा ही नहीं। नहीं तो न्यूज़पेपर में हम गुड न्यूज़ देखते हैं, नॉट रियली बैड न्यूज़, बिकॉज बैड न्यूज़ का तो रिप्रेजेंटेशन इज ऑब्वियसली मच लेस अगर आप स्टेटिस्टिकली देखोगे तो। सर आर्मी की लीडरशिप की बात करते हैं, आपने बहुत अलग तरीके की लीडरशिप करी वहाँ पे, इसके लिए आप जाने भी जाते हैं। नॉर्मली जितना कोई सीनियर होता है उतना आइवरी टावर में जाके डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या लीडरशिप अप्रोच थी सर आपकी? मेरी ना रवि, जब से मैं यंग ऑफिसर ज्वाइन किया था मैंने जी, या तो मेरा गांव का बैकग्राउंड लगा लो, फादर सूबेदार मेजर थे वो लगा लो, या मेरी मिलिट्री स्कूल की अपब्रिंगिंग थी, या जो थोड़ा बहुत मैं समाज को समझता था, मैं पहले दिन से थोड़ा डिफरेंट था यूनिट के अंदर। मेरी यूनिट फर्स्ट गार्ड से सब जानते हैं मुझे। तो वहाँ जब मुझे मौका मिला, जब मैंने इंडिपेंडेंट, मुझे पहला मिशन मिला, मैंने वहीं से अपनी लीडरशिप को एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग डिफरेंट। ये थकी हारी एसओपी फॉलो करो, फॉलो द रूल्स, कम थ्रू द चेन ऑफ कमांड, आई हैव नेवर बिलीव्ड इन ऑल दिस। सबसे पहली चीज़ मैं कहता हूँ एसओपी को फेंको तुम, एंड नाउ वन ऑन वन कनेक्ट। तो उसके बाद मैं कंपनी कमांडर बना, वहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, ग्रेट सक्सेस, माई बॉयज जस्ट लव्ड मी, दे कुड डाई फॉर मी। यही मैंने जब सीओ था, मैं कमांडिंग ऑफिसर बना, तो वो गोल्डन चैप्टर है मेरी यूनिट के इतिहास में। जब जवान बैठते ना, 20 साल हो गए, बात करते ना, अच्छा भाई कौन सीओ था, फलाना था, कहते हैं साहब सबसे ऊपर नाम आपका आता है। मतलब हर लिहाज से उनकी ज़िंदगी, उनका खाना, उनका ट्रेनिंग, उनके हर चीज़ को मैंने टच किया, लाइक दे वर माई ओन ब्रदर्स। मैंने ये मान के चला यार ये मेरा भाई है, और ये आप जब सीनियर हो गया यार मेरा बच्चा है। तो मैं सज़ा देने से पहले, जब मैं पेन यूज़ करना है, मैं पहले सोचता यही काम अगर मेरा बेटा करता तो मैं क्या करता, छोड़ देता डांट मार के, या इसको इतने दिन RI पे फाइन। कई बार गुस्से में रहते हैं लोग, फौज में बहुत ओ करके सजा दे दो, 28 दिन ये कर दो, कोर्ट मार्शल कर दो, छुट्टी से लेट आया, ये आई हैड अ ह्यूमन अप्रोच, और वो मुझे पे किया है, मुझे लोगों ने दगा नहीं किया है। लोग कहते सर ये ऐसा है, मैंने कहा यार एक बार मौका दे दे मुझे, मेरे को एक बार देखने दो। एंड दीज पीपल जिसको साथ भी मैंने ये ह्यूमन टच, दे प्रूव्ड मच बियॉन्ड दिस, दे सरप्राइज्ड मी विद देयर परफॉर्मेंस व्हेन इट केम टू थिंग। यही मैंने RR में देखा, वहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं था। राष्ट्रीय राइफल्स में गढ़वाल की यूनिट थी, मैं तो बाहर से आया था, वो भी इधर उधर से आए थे। देयर अगेन दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ माइंड ऑफ रियली टचिंग हार्ट ऑफ एवरी पर्सन, हर जवान, इट गेव मी ग्रेट डिविडेंड्स यार, जो हमने कामयाबी हासिल की। फिर लद्दाख में मैं GOC था जी, वहाँ में मैं सबेरिया का GOC था, बट वहाँ पर भी लोग याद करते हैं यार जो काम मैंने करा दिए वहाँ लद्दाख के अंदर, छोटे से टेन्योर में, विदाउट मच रिसोर्सेज, आई फील सो सेटिस्फाइड। सर ये जो आपकी एबिलिटी है टू कनेक्ट विद पीपल सो एफर्टलेसली, क्या ये इनबॉर्न है कि क्या आपने ये सीखी है, और अगर किसी और को सीखनी हो तो कैसे सीखी? मैंने सीखा है यार, लीडरशिप कुछ इनबॉर्न नहीं होती, सीखना पड़ता है। एग्जाम्पल देख के मैंने लोग देखे ना, तो मेरे क्या था, जब मैं सेकेंड लेफ्टिनेंट था, कैप्टन था, मैंने देखा जिसकी मुझे कोई अच्छी चीज़ लगी ना, मैंने उसको कॉपी पेस्ट करके अपना बना लिया। किसी के कपड़े पहनने का स्टाइल, किसी की बात करने का, किसी का परफॉर्मेंस कोर्सेज, लिखना कैसे लिख रहा है, बात कैसे करता है, लेक्चर कैसे दे रहा है। तो मैंने जो मुझे कहीं अच्छी चीज़ लगी ना, मैंने उसको जो है अपना बना लिया, नेगेटिविटी नहीं रखी, और फिर उस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया।
मैं आपको बता दूं, मैंने जो टीम ट्रेन करी ना, मैंने चैंपियन टीम ट्रेन करी। मैं हैंडबॉल सर्विसेज लेवल तक खेल के आया हूँ एज ए लेफ्टिनेंट। मुझे आप 10 कोई बंदे दे दो और मुझे टाइम दे दो, यार इनको बॉक्सर बना दूंगा, इनको क्रॉस कंट्री रनर बना दूंगा। आई हैव वन ऑल चैंपियनशिप्स पॉसिबल एज अ सीईओ, एज कंपनी कमांडर। बिल्कुल सरप्राइज शॉक दिया लोगों को, मतलब हर लेवल पे, स्पोर्ट्स में, प्रोफेशनल कंपटीशन में, या वेलफेयर, या उनके। अब अंदाज़ा लगा सकते हो 2005 का हिंदुस्तान, 20 साल पहले बबीना में मेरी यूनिट है और मैकेनाइज इन्फेंट्री बन गए हैं, 800-900 लोग हैं, 150-200 फैमिलीज रह रही हैं, जेसीओज ओआर वगैरह छोटे छोटे क्वार्टर्स में, और वहाँ लाइट नहीं आती थी। लाइट नहीं होती थी 5-5, 6-6 घंटे रात को। तो एक दिन मैं मेस से पार्टी से निकला, मैंने कहा मेरे को ना ओआर क्वार्टर के चक्कर लगाओ, मैं अपने जवान जेसीओज देखता हूँ कैसे वहाँ सारे खौट पे से गाँव में बैठे होते, बच्चे रो रहे हैं, लाइट ही नहीं है। मैंने कहा ये पढ़ेंगे कैसे? मैं तो सीओ, मेरे घर में तो जनरेटर है, ऑफिसर्स की कॉलोनी में तो ये है। मैंने कहा ये, मैंने अगले दिन बुलाए 2-3 अपने एक्सपर्ट जेसीओ, मैंने कहा यार कुछ करो इनका। कहते साहब क्या करें? मैंने कहा पावर बैकअप कर दो। तो पावर बैकअप क्या होता है? मैंने कहा जैसे दिल्ली गुड़गांव में कॉलोनियों में होता है कि लाइट जाते 20 सेकंड में लाइट आनी चाहिए। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। मैंने 2 जनरेटर मंगाए और जेसीओस ओआर कॉलोनी में 2 जनरेटर लगाए, बंदों को पूरी मतलब इस तरीके से कर दिया 1 महीने के अंदर कि लाइट जाने के 20 सेकंड में मेरे सारे क्वार्टरों में जगमग, बच्चे पढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, और 50 रुपए पर महीना दो। मैंने कहा भी जनरेटर की कीमत धीरे धीरे वी विल कवर इट अप। माई कमांडर वॉज सरप्राइज, यार तू कहाँ से आइडिया लेके आता है? तो मैं रवि ऐसे ऐसे काम करे ना, हमने याद क्यों नहीं करेंगे यार? लोग दिल नहीं डालते हैं, दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। लीडरशिप में दिमाग को पीछे रखो, दिल को आगे रखो। कमांड बाय योर हार्ट, नॉट योर माइंड। माइंड यूज करो, पेपर लिखना है, प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी के लिए। जवानों के साथ, लोगों के साथ हमेशा हार्ट फर्स्ट। इट विल ऑलवेज, दिल हमेशा सच्ची बात बोल देगा, वो प्यार करना सिखाता है। दिमाग खुराफाती होता है, वो कहता है नहीं इसने वहां से बोला था, ये भाई ये उसका बंदा है, ये उस कास्ट का, ये उस कम्युनिटी का, ये ऐसे कर। दिमाग आपको कैलकुलेट कराता है। दिल से काम करो एंड दे विल पे यू बैक इन अबंडेंस। सर एक दिल और दिमाग के अलावा एक हिडन फैक्टर मुझे लगता है, वो है एनर्जी। हाँ, आप दिल चलाओ या दिमाग, एनर्जी इज समटाइम्स गिवन और नॉट गिवन। आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है यार। ये भी ना, मुझे कोई लोग 11 बजे मैं क्लास लेता हूँ, पूछते हो सर आप सुबह से साइकिलिंग भी कर रहे हो, ये वो, ये भी ना कहीं अंदर से, आई ऑलवेज बिलीव देयर इज अ फायर इनसाइड मी। Do you think it's biological? No, it is cultivated. Not biological, non-biological. Fire in the belly. This thing 24 hours कुछ नया करने का कुछ। आपको हैरानी होगी, जब मैं सीईओ था, मेरी उम्र आप सोच लो 42, 43, 44 साल का था मैं, 20 ईयर्स ऑफ एज थी। मैं बीपीटी में सबसे आगे आता था। 5 किलोमीटर रन में कर्नल यशमोर का रिकॉर्ड नहीं कोई तोड़ पाया। वो जवान हैरान है, हमारा सीईओ सबसे आगे और कैप्टन मेजर पीछे पीछे आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उनका नाम नोट हो रहा है, ये सीईओ है यार बंदा जिसको दौड़ने की जरूरत नहीं है। बॉक्सिंग की टीम है, मैं कहता आ जा भी ग्लव्स, मैं बताऊंगा आपको शैडो बॉक्सिंग कैसे करनी है, टीम कैसे करनी है, क्रॉस कंट्री कैसे करना है, कंपटीशन कैसे जीना, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, या किसी को अफसर कैसे बनाना है, किसी का बच्चा कहीं पे उसको एडमिशन कराना है, तो मैं ला यार प्रिंसिपल का नंबर, सर वो एपीएस में एडमिशन, चल मैं चलता हूँ साथ में। मैंने जवानों के जेसीओस के बच्चे अफसर बनाए यार, अपना एफर्ट लगा के, अपनी उनको मोटिवेशन करा के। मैंने कहा ये मेरे लोग हैं यार। सर आप तो बस थोड़ी सी ना एनर्जी दे दो। नो यू हैव मोर। मुझे लगता है मेरे ऑडियंस भी यही सोच रहे होंगे कि जब से एनर्जी वाली बात उनको आ गई समझ में कि सर की एनर्जी थोड़ी मिल जाए, बाकी हम देख लेंगे। तो ये तो इनबॉर्न है, ये कल्टीवेट, इनबॉर्न मतलब कल्टीवेट कर सकते हो चाहो तो। इट इज हियर एंड इट इज हियर। Yes. Fire in the belly. But I must come back to the same thing. जब आप बच्चे थे, were you like this? High energy, hyperactive? नहीं, हाइपर एक्टिव तो नहीं था। Driven? No, not really. I have changed later on. Okay. I have changed later on. शुरू में नहीं था ये सब, मैं बहुत लेड बैक था, बहुत डरा सहमा रहता था, पढ़ाई में अच्छा नहीं करता था, स्कूल के भी कुछ साल अच्छा नहीं, खुश नहीं था। कुछ सर इंसिडेंसेस हुए हैं लाइफ में जिन्होंने कुछ ट्रिगर करा क्या कभी? ये ट्रिगर क्या, आई थिंक मुझे लगा कि आई मस्ट मुझे अपनी कैपेबिलिटी दिखानी चाहिए, और मुझे लोग अंडर एस्टिमेट करते थे। तो अब भी मेरे बहुत फ्रेंड्स ना बहुत एनवियस हैं, और वो हैं यार ये, अब दे कांट रिकनसाइल कि बंदा जो स्कूल में
मैं डिबेटर था, एक्टर था, लिखता था, वो मैंने बाद में बनाई पर्सनैलिटी 10th 11th 12th में जाके। बट उनको ये था यार ये तो फेल होता था, इसका तो मैथ्स नहीं था, ये था। बट आई सेड आई मस्ट डू समथिंग। और जिस दिन मैंने रियलाइज किया ना ये, उसके बाद रवि मैंने कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं है जिसको मैंने क्रैक ना किया हो फर्स्ट चांस में, इंक्लूडिंग फॉरेन जाने का। कोई मैंने टेस्ट ऐसा नहीं है जो मैंने फर्स्ट चांस में पास ना किया हो। CDS स्टाफ कॉलेज का एग्जाम फर्स्ट चांस में पास किया, विदेश में जाके स्टाफ कॉलेज करके आया, इंडिया में के इंस्ट्रक्टर बना स्टाफ कॉलेज में, पढ़ाया वहां बच्चों को। तो ये सब मेरे आया कि जब मैंने काम किया ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लोग सो रहे होते थे, मैं काम कर रहा होता था। अगर लोग 10 घंटे काम करते थे, मैं 16 घंटे काम करता था। एक स्टेज थी जिंदगी की, मुझे कोई रेस्ट नहीं था, वेदर इट वॉज इन मिलिटेंसी इन कश्मीर और डूइंग वेल। सो मुझे आ गया चस्का कि यार मैंने ना, और गांव का बंदा क्या करेगा यार, हम जी हजूरी कर नहीं सकते, हम गिफ्ट दे नहीं सकते। आई डोंट हैव गिफ्ट ऑफ गैप सर, यस सर, मैम सर। हमें डांस नहीं आता, हमें वो म्यूज़िक नहीं आती बैंड की, हमें बैंड का मेस का कल्चर नहीं कभी मैं पकड़ पाया यार, ये ड्रिंक पीने का, और ये मैं कभी नहीं इस चीज़ में था। तो मैं क्या करूँगा, आई हैव टू प्रूव इट ऑन ग्राउंड बाय परफॉर्मेंस। तो मेरे कमांडर देखें यार ये एक बंदा है यार, ये है जो जान लगाता है। You just outworked them. I just outworked my competitors, just outpaced them in every sphere, last तक, till the time I was in Ladakh. अभी तक सर? अब कोई कंपटीशन है, अभी क्या कंपटीशन है यार, अब तो मैं कहता हूँ आपके साथ तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। नहीं, अब कोई, I don't compete with anyone, I am in my own sphere and I'm very happy in this way. I'm not competing, I don't compare or compete with anyone. सर मुझे फिर से वही क्वेश्चन है मेरा, तो मुझे तो फॉर्मूला दीजिए सर आप। give me the recipe. इसकी रेसिपी है, you have to invite me for a dinner and which will happen later on, तब ये रेसिपी दी जाएगी। ये हो जाएगा, ये क्यों भाई, ऐसा थोड़ी है एक ही दिन में। ये सर हो जाएगा। और उस डिनर पे सर क्या हम, कैन वी इनवाइट आवर ऑडियंस आल्सो? All of them, absolutely, let's do this. Dinner podcast is happening. Yeah, we can, we'll organize an event, हम बच्चों को बुलाएंगे, सब आएंगे बच्चे, ठीक है, वो करेंगे डिनर में, नॉट रियली डिनर, वी कैन हैव सम स्नैक विद देम, समथिंग लाइक दैट, वो फिर बहुत मजा आएगा। बट द रेसिपी, हाँ, दिस दैट इज द नहीं, ऐसा कोई रेसिपी नहीं, नथिंग, रवि, आई हैव नो फार्मूला, नो रेसिपी, इट इज जस्ट देयर। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं ना बहुत बड़ा रिस्क टेकर हूँ, जबकि फौज में क्या होता है ना, as you rise, you start becoming scared, timid. भाई ये डिसीजन लो ही मत, क्यों पंगा लेना भाई, क्यों पंगा ले रहा है? मेरे को कहते तू क्यों पंगा ले रहा है, स्टाफ कॉलेज पास है, CEO बन रहा है, पंगा क्यों लेना है? तो ये हमको ना, वी होल्ड बैक। मैं अपना बॉस था भाई, मैंने कश्मीर में ऐसे काम किया, आपको पता ही है, कोवर टीम बनाई, स्मॉल टीम बनाई, जिंदगी दांव पे लगा दी अपनी, ये की देखी जाएगी, मर जाएंगे तो तिरंगे में चले जाएंगे, नहीं तो नाम कमा के किया उस स्टेज पे यार, इस सर्विस में भी क्या काम। लद्दाख में GOC था, वहाँ आप हैरान रहोगे रवि, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी जब मैं लद्दाख पहुंचा? इंटरनेट में समझ गया था, इज द न्यू ऑयल, इंटरनेट इज एज इंपॉर्टेंट एज ड्रिंकिंग वाटर, एज फूड। अब जवान यार, मैं ये समझ गया बहुत साल पहले, भाई जवान अपने घर में हीरो है, अगर तुम कर्नल हो, ब्रिगेडियर तुम हीरो हो, तो जवान भी अपने घर में हीरो है। अगर तुम्हें अपने घर अपनी बीवी से इंग्लिश में बात करनी, उसने भी अपनी माँ से, अपनी बीवी से बात, उसकी वही इमोशन है, ये हम समझते नहीं। तो वहाँ मैं देखा एक दिन संडे को सारे जवान ऐसे, मैंने कहा पहाड़ी पे कौन चढ़े हुए? कहता सर ये वहाँ पे ना नेट मिलता है, तो वहाँ ना सारे लगे हुए हैं कॉल करने में। मैंने सिस्टम को हिलाया, यार टावर लगवा दो और ये लगवा दो, कोई साइन करने के लिए तैयार नहीं। Everyone, it took me 6 months, nobody would sign. Then वहाँ ब्यूरोक्रेसी काम आई, ये अवनी लवासा was the DC, मैंने उसको बुलाया, उससे बात की, कहते सर आप बताओ। मैंने कहा टावर लगवाने, फौज तो डिली कर रही है, फाइल आगे पीछे जा रही है। कहते सर बताओ कौन कौन से एरिया में आपको चाहिए, मैं सैंक्शन करती हूँ गवर्नमेंट लैंड को, ये वो करके। मतलब देखो, मैंने अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी देखे, लद्दाख वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल, यंग ब्यूरोक्रेट्स, ये आवनी एज द DC एंड शुक्ला, फॉरगेटिंग अ फर्स्ट नेम, एज द SP। हमने बड़े संवेदनशील मामलों को डील किया इन दोनों के साथ, जस्ट मी एंड देम। ना फौज पे आँच आई, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे आँच आई। तो वहाँ पर फिर ये हमने ना, मैंने कहा ये टावर लगवाने, कहे तो सर कल इंक्वायरी हो जाएगी। वहाँ इंक्वायरी हो गई थी हिसार में। मैंने कहा यार मैंने किसी कुछ लेना नहीं भाई, इंक्वायरी हो जाएगी मुझे वापस बुला लेना। मैंने अपने पेन से फाइनली साइन किया और वो टावर लगवाए आने से पहले।
और इंटरनेट फैसिलिटी क्रिएट की, एटीएम लगाए वहां पे जवानों के लिए अपने रिस्क पे। मैंने कहा हाँ, कल को कोई गड़बड़ है तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। मैंने कोई किसी से कुछ लिया नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। सो ये रिस्क टेकिंग, गोइंग आउट ऑफ योर वे, एंड व्हेन यू आर कन्विंस्ड कि ये काम जरूरी है, फिर तो यार चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इतना हमारे पास है करने के लिए ना, बट वो है कि रिस्क लोगे, सीनियर क्या सोच रहा है, देन बाईपास। सर ये वाला जो आइडिया है कि अथॉरिटी के साथ एक तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए, जो इट कांट बी कंप्लीट रेबेलियन आल्सो। नहीं, नेवर, आई वाज नेवर रिबेलियस, आई वाज टेकिंग रिस्क इन माय स्फीयर ना। यार मैं ऑपरेशन पे जा रहा हूँ, मैंने मिलिटेंट्स मारने हैं, मैंने, वो मेरा काम है ना, मैं क्यों किसी से आदेश लूँ, वो मेरा काम है, आई विल डू इट इन माय ओन वे। मैंने लोगों के साथ बहुत प्यार किया अनंतनाग कोकरनाग में, लोग बहुत, मैं जब आया छोड़ के आंखों में आंसू थे लोगों के, शायद ही कोई मिलिट्री ऑफिसर कश्मीर से आया और जिसके लिए लोग कह रहे हो सर क्यों जा रहे हो आप, बट इसके लिए मुझे किसी से पूछना थोड़ी था, ये मेरा दिल है, मैंने अपना काम किया, मैंने काम किया उनके साथ, बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, दैट वाज माय कॉलिंग यार। सो देयर इज सो मच एज फेयर यू कैन डू। तो रिबेलियस थोड़ी, दे वर वेरी हैप्पी, माय सीनियर्स वर वेरी हैप्पी, दे अपलॉडेड मी एवरी स्टेप। यार यश बड़ा अच्छा काम करता है, यश बहुत अच्छा काम करता है यार, आई गॉट 2 अवार्ड्स देयर विच इज इनसिग्निफिकेंट इन लाइफ। क्या है, कुछ नहीं है। सर कभी कभी जो हमारे ऊपर अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता है वो बायस्ड होता है सेफ्टी की तरफ, पेरेंट्स बायस्ड होते हैं सेफ्टी की तरफ, मन से आवाज़ आती है कि ये बात नहीं माननी है और इसको तोड़ना है, बट ऑब्वियसली ये रिस्क है। तो कहाँ है सर वो लाइन इनसबऑर्डिनेशन की और एक अच्छे रिस्क की? देखो, देयर इज स्पेस टू वर्क। देखो, जब अगर हम रोड ओपनिंग पार्टी लगा रहे हैं जहाँ हम कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वॉय पास करनी है, देन आई विल फॉलो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस ना, आई डिड दैट। बट जहाँ हमने इनोवेटिव ऑपरेशन करने हैं, स्मॉल टीम ऑपरेशन करने हैं, डेयर डेविल ऑपरेशन करने हैं, 3-4 लोगों के साथ जाके 20-30 किलोमीटर जाके वहां पर बंदा ढूंढ के मारना है, उसके लिए तो यार कोई रूल रेगुलेशन कोई सिखाता ही नहीं है। तो ये तो आपकी रिस्क है, मर जाओगे तो थैंक यू वेरी मच है, और कर जाओगे तो कहेंगे यार वेरी नाइस, हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस, सब बस कर दिया। तो बहुत इस टाइप के, एंड इफ यू आर गुड ना, देन सिस्टम गिव्स यू लीवे। आई थिंक वी मस्ट एक्सेप्ट दिस कि एवरीबडी वांट्स अ विनर ना, राइट। हर एक को अच्छा बंदा चाहिए जो काम करके दिखाए, कैसे कर रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर वर्किंग एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट्स। सो आई थिंक आई वाज लकी, आई हैड अ ग्रेट कमांडिंग ऑफिसर, आई हैड अ ग्रेट कमांडर, जीओसी, एवरीवन रिकॉग्नाइज्ड, न्यू कि यार ये बंदा इनोवेटिव है, सो आई हैड दैट लीवे। सो वो आपने खुद ढूंढना है, वो स्पेस अपने लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। सर कभी कभी हम रूल्स तो तोड़ देते हैं, कभी कभी लॉज पे बात आ जाती है, तो उसमें कैसे ढूंढा जाए वो लीवे? आपका मन कुछ कह रहा है और नहीं है, गलत है अकॉर्डिंग टू लॉ, हाउ डू यू फाइंड दैट बैलेंस? देखो, प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, क्यों लोग फंसते हैं या गिल्टी होते हैं, वो तब होता है जब आप पर्सनल ग्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व होता है, चाहे पर्सनल, चाहे वो अवार्ड के लिए है, चाहे पैसे के लिए है, या फेक आपने कुछ किया है, क्योंकि आपका सेल्फ है वहाँ पे। जब आप सेल्फलेस काम करते हो ना, फिर देयर इज, आई नेवर हैड एनी डाउट, मुझे जिंदगी में कभी ये दुविधा नहीं हुई, मेरे मन ने कहा यार ये सही है, करो। एंड ओवरऑल पिक्चर एट माई लेवल आई अंडरस्टूड ना यार, कि मेरे देश की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आर्मी इज आंसरिंग फॉर मी, कि ये गलत कर गया, यहाँ इसने ये कर दिया, वो कर दिया, होते रहते हैं केस। सो आई वॉज वेरी क्लियर। सो अगर सच्चे मन से काम करो, और गीता में ये लिखा है, काम करते रहो, सच्चे मन से काम करते रहो, आपको बढ़िया फल मिलेगा। सर आपने गीता को मेंशन करा, पर आपने मुझे ये बताया कि आप नास्तिक हो। हाँ मैंने सब धर्म ग्रंथ पढ़े और सब धर्म गुरुओं को पढ़ा है मैंने, और ये एक मेरी जर्नी का पार्ट था, स्पिरिचुअल जर्नी का। और कश्मीर में तो मैंने रोज़े भी रखे हैं, मेरा एक आर्टिकल है, बहुत मिलियंस ऑफ लोगों ने पढ़ा है वो, और जो है वो मेरी पर्सनल वो है कि मैं रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ, और लोकल डेटीज़ की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। कहीं कोई मज़ार है, कहीं कोई मंदिर है, कोई महापुरुष की समाधि है, उन चीज़ों को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। लोकल सेंटिमेंट जो वहाँ की सेंटिमेंट है उसको रेस्पेक्ट कर, वहाँ आप दैट यू मस्ट बी सेंसिटिव, और ये मैं सबको कहता था, हम यहाँ पर हैं, यहाँ में लोकल सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करना है, देन दे विल रेस्पेक्ट यू। सो आई डिड दैट। सो आई ऑलवेज फाउंड, मुझे कभी कोई दुविधा नहीं हुई, आई ऑलवेज फाउंड द राइट पाथ। तो सर देयर इज वन थिंग विच इज स्पिरिचुअलिटी, देयर इज अनदर थिंग विच इज रिलीजन, तो रिलीजन फॉलो नहीं करते? नहीं, मैं कोई ऐसा इस टाइप से त्यौहार वगैरह सारे मनाता हूँ, बट कोई
आई ऑलवेज बिलीव इन दिस वर्क इज वर्शिप बट वर्शिप इज नॉट वर्क. तो मेरे से आप सोच रहे हो जी ये कोई वर्शिप कर रहा होगा बैठ के, तो माई वर्शिप इज रीडिंग, राइटिंग, एजुकेटिंग पीपल, साइकिलिंग. आई कॉल माई साइकिलिंग एज मेडिटेशन ऑन व्हील्स. आपने सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, दैट इज स्टक इन माय हेड. आपने कहा था कि मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया एक ऑफलाइन मीट के लिए, वॉर मेमोरियल, विच आर द एक्चुअल टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. तुम मंदिर जाके क्या करोगे वहाँ. तो सर ये थॉट ये मेरे में बहुत दिनों से. जब भी मैं कहीं पोस्टेड रहा हूँ ना, तो मैं अपने जवानों को भी, चलो यार तुम्हें वॉर मेमोरियल लेके जाऊंगा. मैं सियाचिन बेस कैंप का, अगर प्रतापपुर का वॉर मेमोरियल, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे. मैं कम से कम 1 दर्जन बार गया हूँ वहाँ. कारगिल जो द्रास में मेमोरियल, वहाँ पता नहीं कितनी बार, 8-10 बार वहाँ गया हूँ. और ये नेशनल वॉर मेमोरियल पे मैं जब यूनिफॉर्म में था, मैंने 1-2 बड़ी इवेंट कराई है, मैं वहाँ पे रहा हूँ. लेकिन ये मेरे को बहुत दिन से बच्चे सर मिलना है आपसे ऑफलाइन. मैंने कहा यार कहाँ हम बुलाएं दिल्ली में, लाल किले बुला लें, चांदनी चौक बुला लें, या मैं कोई हॉल तो हायर करने वाला नहीं हूँ भाई, मैं कोई सामान तो बेच नहीं रहा हूँ कि जी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, एक हॉल बुक कर दिया और बुक बंद हो, वो नहीं. मैंने कहा भाई ब्रिंग योर ओन लंच. और ऐसे करके मुझे आइडिया आया कि यार ये नेशनल वॉर मेमोरियल मेट्रो स्टेशन के पास है. ये बच्चों ने मैंने पूछा है भी नहीं, कोई नहीं गया. तो मैंने वहाँ हमने मीट करी, 150 के करीब बच्चे आए. आप पिक्चर्स देखना, वीडियो, हमने पुशअप्स करे वहाँ प्लाजा के पास, एक ओपन स्पेस है, इंडिया गेट गए. फिर वहाँ उनको इतने मोटिवेट हो गए, मुझे खुद मैंने नाम देखे अपने साथियों के वहाँ पे, पूरा 1 घंटा चक्कर लगाया. अब मैंने सोचा हर 3 महीने मैं नौजवानों को वॉर मेमोरियल लेके जाऊँगा, उनको दिखाऊंगा कि ये देखो नाम पढ़ लो, ये कौन मरा था धर्म के लिए, ये देश के लिए मरे थे लोग, इन्होंने देश के लिए जान दी. इनमें कौन है, ऑल ऑफ देम वर किल्ड इन एक्शन फॉर द यूनिफॉर्म दे वोर. सो ये मैसेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक इसको हमें करना चाहिए. स्कूल्स कॉलेजेस के जाने चाहिए, कंडक्टेड टूर होना चाहिए. और जाके वैसे जाओ कंडक्ट टूर में, शाम को बैठ के देखो जरा वहाँ, जस्ट गो अराउंड एंड सी द नेम, जस्ट रीड रैंडम नेम्स. वहाँ पे देखो नाम, आपको नामों से पता लग जाएगा कोई केरला का, कोई तमिलनाडु का, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई नागा है, कोई असमीज है, कोई कश्मीरी. कश्मीरियों ने कितनी जान दी है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं एक्चुअली इमोशनल हो जाता हूँ जब वहाँ जाता हूँ. इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सी वो 36 RR के नाम देखता हूँ, मेरे यूनिट के जहाँ जाऊँ उनके नाम देखता हूँ, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे उनके कईयों के नाम देखता हूँ, तो फिर थोड़ा सा लगता है यार. तो सर ये जो आपका सेंटिमेंट है वॉर मेमोरियल वाला, आपने कहा कि देयर आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. व्हाट अदर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया आर देयर दैट the young person listening to this should go to? Temples of modern India are not only war memorials. This is our parliament, our institutions, our IITs, our medical colleges, और दुनिया भर के हमने इंस्टीट्यूट बना रखे हैं इस देश के अंदर. मैं लेक्चर देने बेंगलोर जाता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, मुझे इतना गर्व महसूस होता है वहाँ जाके. आई बीन टू मेनी IITs, IIMs, और बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, कई जगह मैंने जाना है, मैं जा नहीं पाया हूँ. मैंने BHU गया हूँ पीछे एक बार, मैंने ऐसे ऑफलाइन मीट BHU में भी करी थी लास्ट ईयर, वहाँ पूरा चक्कर लगाया. तो ऐसे बड़े इदारे हैं हमारे जहाँ हमें जाना चाहिए इन जगहों पर. और ऐसी जगह भी जाना चाहिए जहाँ हमारे ग्रेट लीडर्स की अगर समाधि वगैरह है. राजघाट है, वन मस्ट गो देयर. बहुत यू विल फील वेरी नाइस. तो अच्छा लगता है ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना जहाँ भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है, हमारे कहीं ना कहीं तार पिछली सदियों के साथ जुड़े हुए हैं. तो जाना चाहिए, थोड़ा सा अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री की तरफ देखना चाहिए जाके. सर वो जगहें अभी जैसे लैंडमार्क की तरह हैं, राजघाट वगैरह, बट वो जो आप तारे बता रहे थे, वो तारों को जोड़ने वाला कोई चाहिए, ताकि वो जो हिस्टोरिकली जो तारे जो अब हैं वो माइंड में जुड़ जाएं, ताकि हमेशा के लिए कनेक्शन बन जाए. तो दैट इज समथिंग दैट नोबडी कैन डू बेटर देन यू. मैं करता हूँ. मैं बहुत इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पे बहुत बात करता हूँ. मैं गांधी जी की शख्सियत पे बहुत बात करता हूँ, पंडित नेहरू पे बहुत बात करता हूँ, भगत सिंह पे बात करता हूँ, सरदार पटेल पे. मेरे यूट्यूब पे आपको 2 साल पुरानी सबकी वीडियो मिल जाएंगी, और खूब 2-2, 3-3 वीडियो मिल जाएंगी इन सब लोगों के ऊपर. मानिक शॉ पे बात करता हूँ. बांग्लादेश वॉर पे मेरी कम से कम 8-10 वीडियो मिल जाएंगी अलग अलग ऑपरेशन की, जो मैंने स्टडी करके उनके ऊपर बनाए हुए हैं कि ये बच्चों को देखनी चाहिए, मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे इसको देख के. देन बॉर्डर एरियाज़ पे बहुत जगह हमारी हैं, पंजाब में, राजस्थान में. लोंगेवाला जाके आओ, फाजिलका जाके आओ, अबोहर जाके आओ, अमृतसर जाओ.
ऐसी ऐसी जगहें आपको जहाँ छोटे छोटे मेमोरियल बने हुए हैं, जहाँ टैंक बैटल हुआ था, जहाँ पर नाम लिखे हुए लोगों के। एक जगह है फाजिलका के पास, आपको आंसू आ जाएंगे नाम देख के। वहाँ एक पूरी की पूरी एक स्क्वाड्रन थी जिसमें मुस्लिम सोल्जर्स थे हमारे, और एक जाट पलटन थी साथ में, एक राजपूत पलटन थी, और वो बड़ा ज़बरदस्त लड़ाई चली। वो लड़ाई ख़त्म होके गए वो वहाँ पे बेरी वाला ब्रिज, उसके ऊपर पाकिस्तानी उसकी और हमारी, तो वो फाजिलका में अबोर के वहाँ पे बना हुआ है मेमोरियल, और उसका लिखा हुआ है। बहुत आपको बड़ा बहुत अच्छा लगता है देख के कि तो जब आज का वो देखो फिर वो देखो तो लगता है यार थोड़ा सा देश को संभालने की जरूरत है। सर आप इतने इंस्पायरिंग खुद हैं, आपको कौन इंस्पायर करता है? मुझे आप जैसे लोग इंस्पायर करते हैं। नहीं सर, ये तो फिर सर्कुलर हो जाएगा क्योंकि मुझे आप इंस्पायर करते हैं, और मैंने वो पहले ही कह दिया था। तो सर, डेड और अलाइव, एनीवन हु इज द मोस्ट इंस्पिरेशनल ह्यूमन बीइंग एवर फॉर यू? एक पे हाथ रखना मुश्किल है, टॉप 3? बट टॉप 3 में एक तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे जिनका मेरी ज़िंदगी में मैं उनको गुरु मानता हूँ। अब भी मैं किसी की ब्लेसिंग नहीं लेता, उनकी ब्लेसिंग लेता हूँ। नए साल में उनको कॉल जरूर करता हूँ। वो कहते हैं हाँ, मैंने कहा सर आपकी बस ब्लेसिंग लेनी थी। तो उनका नाम है पुष्पिंदर सिंह मान, ब्रिगेडियर रिटायर हुए। उनसे मैंने बहुत सीखा, और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को ना मेरे को रास्ते पे डाला। अगर वो नहीं होते शायद मैं इतना सब कुछ शायद लाइफ में नहीं कर पाता। 2 साल मैंने उनके साथ, दैट इज़ लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी। तो ऐसे कई थे मेरी यूनिट में। एक कल पठानिया थे मेरे सेकंड सीओ, उनसे ज़्यादा मैंने दिलेर इंसान नहीं देखा, एक्चुअल ब्रेव। सो आई एम स्टिल इन टच विद हिम, एंड ही इज़ वन पर्सन in leading an operation as a commanding officer. He's shot, and he has he's on wheelchair since 1993 he got shot, and still उतना ही जोश उतना ही वो है। उनसे हमने 71 का, और एक लोअर लेवल कमांडर में क्या जान होनी चाहिए वो मैंने उनसे सीखी है। ब्रिगेडियर मान से बोलना कैसे है, पढ़ना कैसे है, इंटीग्रिटी, गोल्ड स्टैंडर्ड इन पर्सनल इंटीग्रिटी, क्योंकि 5 पैसे भी लेने, गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ऐसे कई लोगों को फिर यंग ऑफिसर्स मिले जिनसे मैंने सीखा। और हिस्टोरिकल फिगर्स में तो मैंने नेल्सन मंडेला को, मैं साउथ अफ्रीका में था जब ये इलेक्शन हुए। अच्छा। हाँ, आई हैव सीन दिस इलेक्शन टेक, मैंने इतिहास बनते देखा है। मैं साउथ अफ्रीका में था, आई वॉज इन UN मिशन इन मोजाम्बिक। तो जब ये इलेक्शन हो रहे थे, आई वॉज रोमिंग अराउंड केप टाउन एंड दिस पूरा एरिया। मैं हिस्ट्री बनते हुए देखी मैंने, और उनको मैं बहुत आइडलाइज करता हूँ, नेल्सन मंडेला को। तो जब कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने कहा ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन वहीं से बारो किया। बिल्कुल। और इन्विक्टस जो पोएम है, मैंने बहुत बच्चों को पोएम की कॉपीज दी हैं, पढ़ के सुनाई है लाइव में। उनकी किताब मेरे शेल्फ में हमेशा रहती है, पिक्चर में बहुत रिकमेंड करता हूँ। तो ऐसे बहुत फिगर्स हैं, इंटरनेशनल फिगर्स भी, जिनको हमने पढ़ा है उनके बारे में। और अपने फ्रीडम स्ट्रगल में तो आप 1857 से लेके 1947 तक, मदन लाल ढींगरा बहुत कम लोग जानते, मैंने उन पे वीडियो बनाई है। उधम सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कितने लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, तो बहुत इंस्पायर करते थे मुझे जब मैं यंग था इनकी बातें। फिर देन आई मूव्ड ऑन टू पंडित नेहरू जब एंड गांधी, उनकी आइडियोलॉजी समझ में आई कि ये क्या कारण है कि सारी दुनिया गांधी जी को पढ़ती है, और उनके बारे में यूनिवर्सिटीज़ में आज भी रिसर्च हो रहा है। हमारे बालक गाली देते हैं। बिल्कुल सर, हमारे बालक गाली देते हैं उसको, और जिसने एक किताब नहीं पढ़ी। ये बड़ा दुख होता है मुझे। लेकिन मैं बोलता हूँ, ऐसा लगता है, मतलब पीपल हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड देयर ओपिनियंस विदाउट रीडिंग एनीथिंग। एंड सर, ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर। उन्होंने जितना लिखा हुआ है, ऑल ही यूज्ड टू डू वाज राइट, इट सीम्स। जितने लोग हैं रवि, जिन्होंने देश की, ये नसीब था भारत का, इस वतन का, कि जो आज़ादी के स्ट्रगल में थे, पढ़े लिखे थे। भगत सिंह से लेके नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया फ्री हैंड में जेल में बैठे हुए लिख दी, ना टाइपराइटर, ना PA, ना कुछ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीड दैट बुक, देख लो, भारत एक खोज, इंसाइक्लोपीडिक है। क्या बंदा था, ये पढ़े लिखे लोग थे, शुक्र है। वो पढ़ी सर मैंने भगत सिंह की, उसको वहीं से बने हम एथिस्ट, भगत सिंह से इंस्पायर होके। उस उम्र में वो मार्क्स और लेनिन को पढ़ रहा था। he was 21 years old at that time। देखो क्या उसमें जज्बा, उसकी हर चीज, क्या चीज था। मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह। तो हमने वहां से फिर मेच्योर होते गए, तो इनको पढ़ा, फिर देखा नहीं भाई स्ट्रेटेजिक लीडर। महात्मा गांधी बरगद का पेड़ थे भाई, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बरगद का पेड़ था। और पूरे देश को जो हमें ये सब हुआ, कौन सोच सकता था सॉल्ट सत्याग्रह,
कौन सोचता था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कौन हिंदू, वो तो सेलिब्रेट नहीं कर रहा था ना जब देश आज़ाद हुआ। ही वॉज नॉट इन दिल्ली, वो तो दंगे हो रहे थे वहाँ पहुँच गया था। कितनी बार उन्होंने आमरण अनशन किया हिंदू मुस्लिम इशू पे लेके, और उसको लोग आज ब्रिटिश एजेंट कहते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर और वो पेलते हैं, बहुत दुख होता है मुझे, मैं रोता हूँ देख के सब, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड द बुक्स ऑफ दैट टाइम। एंड उसके बाद भी देश की आज़ादी के बाद भी देखो, ये कोई आसान चीज़ नहीं थी जहाँ पहुँचे आज तक। तो अगर इसमें आप किसी को बिलिटल करो ना, पंडित नेहरू को करो या उस टाइम के, इसका मतलब आप अपने परदादा को गाली दे रहे हो, ये सोच लो। अगर आप वो कर सकते हो, क्या करना चाहिए, हमारे संस्कार हैं। क्या ये भारतीय संस्कार हैं कि आप जो चले गए, जो भी किया उन्होंने देश के लिए, आज हम उनको इतना मौका मिलते ही उनको बिलिटल करते हैं, उनको गालियां देते हैं। और ये फेमस लोग करते हैं, बहुत सारे लोग, टीआरपी बटोरने के लिए। तो मैं तो खुल के बोलता हूँ। सर मेरा एक आखिरी सवाल, जो मैं एक अलग तरीके से पूछ रहा हूँ, मैं पूछ तो वैसे ही चुका हूँ। मुझे एक्चुअली में तो रेसिपी चाहिए, बट वो कोई बात नहीं, हम दूसरे में ले लेंगे। सर आपके पास 5 ऐसी हैबिट्स या 5 ऐसी पीसेस ऑफ एडवाइस जो आप यंग जनरेशन को देना चाहेंगे? देखो, यंग जनरेशन को मैं सबसे पहले चीज़ तो बताऊंगा, यार थोड़ा सा फोकस हो जाओ लाइफ में, एंड यू हैव टू अवॉइड अल्कोहल। ये बहुत दुख है, मैं अल्कोहल पे बहुत बात करता हूँ। बहुत आसानी से शराब बिक रही है इस देश में, बहुत आसानी से ड्रग्स, वी आर बिकमिंग ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 20 रुपये की गोली से लेके वो करोड़ों रुपए की हीरोइन तक अवेलेबल है इजली, स्कूल कॉलेजों के बाहर बिक रही है। देन पोर्नोग्राफी, इसका जो फ्री इंटरनेट डेटा आप जिसको देखो उस पे लगा हुआ है। तो ये, एंड फिजिकल फिटनेस, मैंने आज भी, मुझे मिल गए लद्दाख की टी शर्ट, मैंने स्ट्रेंजर से बात कर, सरदार जी थे, मैंने कहा हाय यार, आई वांट टू टॉक टू यू। ये लद्दाख कहता सर मैंने खरदुंगला चैलेंज करी, मैंने कहा मैं वहाँ ये था, 2 मिनट बात की। मैंने कहा आपकी उम्र, कहता 50 साल। 50, 40 और 60 साल की उम्र के लोग दौड़ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, नौजवान कोई सुबह नज़र नहीं आता है मुझे। तो फिजिकल फिटनेस, डाइट, मेंटल एंड फिजिकल डाइट, ये अगर हम नहीं करेंगे ना, तो ये लाखों लोग जो स्कूल कॉलेज से निकल रहे हैं, ना जॉब्स है ना कुछ है, आप कैसे देश के काम आओगे यार, क्या करोगे आप? तो मैं यूथ को यही कहता हूँ, फिजिकली फिट हो जाओ। फिजिकल फिटनेस, चाहे लड़का हो लड़की हो, प्लीज़ गो आउट फॉर हाफ एन आवर, योग कर लो, साइकिलिंग कर लो, रनिंग करो, वो करो। अच्छी किताबें पढ़ो, रीडिंग कैन चेंज योर लाइफ। मेरी ज़िंदगी किताबों ने चेंज करी है। रीडिंग करो, बड़ी सस्ती मिलती हैं किताबें, आसानी से मिलती हैं। अच्छे लोगों को फॉलो करो, एंड ज़िंदगी में फोकस रहो, और दिल और दिमाग दोनों को साफ रखो। और अगर अपने देश से प्यार करते हो तो फिर जो इस देश में रहता है सबसे प्यार करो। ये नहीं होता देशभक्त कट्टर, और तुम कहते हो हम तो इससे नहीं, ये ठीक नहीं है, इसकी ड्रेस ठीक नहीं है, खाना है खा, फिर तो भाई तुम नकली भगत हो। असली भगत वो है जो इस देश में जो पैदा हुआ है, सबसे प्यार करता है। यही मेरी मैसेज रहती है, इफ यू लव योर कंट्री देन लव एवरीवन हु इज बोर्न इन दिस कंट्री। फिर सबका है ना। तो ये इस टाइप की मैसेजिंग जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ वी बिलीव कि हमारे नौजवानों पे हमें बहुत भरोसा है, देश को आगे लेके जाएंगे, लेकिन तभी आगे लेके जाएंगे जब वो इन सब चीज़ों की तरफ काम करेंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल, जो कि इस पॉडकास्ट का मतलब भी है, सिलेबस ऑफ लाइफ। सिलेबस ऑफ लाइफ में मैं वो कवर करना चाहता था जो स्कूल और कॉलेज नहीं कर सकता। हालांकि आपने कुछ एडवाइस दी यंगस्टर्स के लिए, बट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं सर जो सिलेबस ऑफ लाइफ में होनी चाहिए, जो स्कूल ऑफ लाइफ नहीं कवर करता? ये तो मैं रोज कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कोई पढ़ाता नहीं है। घर में कूट के रखते हैं बच्चों को, ये कोचिंग फैक्ट्री से कोचिंग फैक्ट्री प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं सब माँ बाप। और घर के अंदर बच्चे को हम सबमिसिव चाहते हैं, बाहर चाहते हैं शेर हो जाए, कैसे हो जाएगा? स्कूलों में टीचर्स कोई मेंटोर नहीं करते हैं, सिलेबस खत्म के आगे चलो, सिलेबस खत्म के आगे चलो, बच्चे रडरलेस हैं। फिर ये यूट्यूब पर किस टाइप के लोग हैं, फिल्म स्टार और एक्टर, इनको फॉलो करते हैं। तो सिलेबस ऑफ लाइफ में मैं कहता हूँ हमें थोड़ा सा इनको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाएं, मेंटल हेल्थ पे जोर दें, थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे जोर दें, खाना पीना कैसा होना चाहिए उस पे जोर दें, एंड ओवरऑल इनकी लाइफ कैसे, इनको तराश कैसे सकते हैं भारत के भविष्य को। तो ये सब कवर कर सकते हैं, और एनी डे आई एम रेडी ऑन एनी टॉपिक। ये सब वी विल नीड मैनी मोर डेज सर। थैंक यू। बट एक तो आप कमिट कर ही चुके हैं। एक तो कमिट कर दिया, जिसमें रेसिपी मिलेगी। हाँ।
रेसिपी बच्चे देंगे। अच्छा, मैं कमाल की बात विल एंड विद दिस। तो उसमें जो है काफ़ी पेरेंट्स भी आए, अच्छा। और उसमें बच्चों के साथ कुछ वैसे आए। तो एक लड़की जो प्रोग्राम में फ़ोटो ले रही थी, जो कि फ़ौज से कोई लेना देना नहीं है, उसको कुछ पता नहीं, थोड़ा मेरे बारे में जानती थी, उसने जाके क्या कहा अपने घर में, कहती ये जो आए हैं ना जलमोर से मिलने, ये भाई ऑर्डिनरी नहीं है बच्चे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो जो 150 बच्चे मेरे से मिलने आए, जिसमें 30-40 लड़कियां थी, दे वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द वेरी फैक्ट दे आर फॉलोइंग मी, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनके कपड़े, उनकी चाल, उनकी बातें, हर चीज उसने नोटिस की कि ये डिफरेंट है ये क्राउड। थैंक यू सर फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। आपने मेरी एनर्जी डबल कर दी। और आई थिंक यही इफेक्ट सब लोगों पे होता है आपका, और यही एनर्जी मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू भी लोगों तक पहुँचे। एंड आई कुड नॉट बी मोर ग्रेटफुल कि आपने टाइम दिया, और आप इतना, यू वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, एंड व्हाट इज इनसाइड इज आउटसाइड। द ऑथेंटिसिटी इज सो रिफ्रेशिंग दैट वो अपने आप में ही एनर्जी भर देती है आदमी में। आपकी प्रेजेंस ही ऐसी है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, एंड आई होप आप प्रिजर्व्ड रहो। थैंक यू रवि, थैंक यू, ग्रेटफुल, वंडरफुल मीटिंग, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू।